ब्रांच अकाउंट। चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, क्या? ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, सिंपल समझना। ब्रांच अकाउंटिंग जो आपके सिलेबस में है, मैं आऊंगा अभी मीनिंग पे भी आऊंगा। इसमें आपको देखो कितने टाइप ऑफ, पहले ब्रांचेस की बात कर, अभी एक एक के मीनिंग पे आऊंगा। पहले आपको सिलेबस इंडेक्स एक बार डिवाइड करके, पहले होगा आपका इनलैंड ब्रांच, जल्दी आ जाओ, इनलैंड ब्रांच। और दूसरा क्या होगा बेटा? फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। इनलैंड में ध्यान से देखना, दो तरीके के ब्रांचेज होंगे। कौन कौन से? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और फिर दूसरा फॉरेन में क्या होगा? इंटीग्रल और नॉन नॉन इंटीग्रल। अब मुझे लगता है जो बच्चे पिछले उसके साथ पढ़े होंगे उनको फॉरेन वाला एकदम इजीली क्लियर होगा। AS11 अगर आपने पढ़ लिया तो फॉरेन ब्रांच एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल डिस्कस अबाउट AS11 एज वेल, तो उसमें देखेंगे। ये आपका कंटेंट है जिसके ऊपर अपने बाप को बात करनी है, ध्यान से देखिए ये सब चीज। ठीक है, अब आपको ये जानना है, देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इनफैक्ट ये ब्रांच क्या होता है, इनलैंड फॉरेन सब कुछ जानना है। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि ब्रांच क्या होता है, इसको हम ब्रांच का नाम देते हैं, ब्रांच क्या होता है? बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, XYZ, कुछ भी जो तुम्हें लगता है ब्रांच का मीनिंग होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब ट्रांसलेशन भी नहीं और भी कुछ मीनिंग जोड़ो, जोड़ो मीनिंग जोड़ो। देखो बेटा, कभी भी किसी चीज को बताने के लिए अगर शब्दों की कमी पड़ रही है, इसका मतलब वो चीज आपको आते हुए भी नहीं आती। ठीक है, when you know the thing and you are not able to explain, that means you don't know the thing। कई बार होता है ना कि पता, तो अगर मेरे से कोई पूछे बैंक का एग्जांपल दे दो तो बोलेंगे हेड ऑफिस के बाद जो दूसरा वाला है वो ब्रांच है। बोलते हैं ना, पता है लेकिन हमें शब्द नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपको ढंग से नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं ब्रांच मींस एक एडिशनल यूनिट, चलेगा? ब्रांच मींस क्या होगा? सब यूनिट, चलेगा? बोलो। ब्रांच इज नथिंग बट अ सब यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो डिपार्टमेंट होता है, वो ब्रांच नहीं होता। देखो डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर किया जाए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर किया जाए तो क्या है। लेकिन अगर वही सब यूनिट कहीं दूर जाकर ओपन कर लिया, दूर मतलब जरूरी नहीं कि 2-4 हजार किलोमीटर दूर जाएंगे, तो लोकल लोकल एरिया से अलग हट जाओ बस। ठीक है ना? अब आप बता लो, मान लो कोई भी यहाँ पे अगर एक सेंटर डाल रखा है और यहीं से मान लो 2-4 रोड आगे जाके इसका एक और यूनिट डाल दिया, तो क्या वो दोनों डिस्टेंस हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। जरूरी तो नहीं है कि मतलब अब आस पड़ोस में तो नहीं, अब हम जैसे बोले अगर हमने हमारी 2 बिल्डिंग है, कभी बोलते हम 2 ब्रांच है, जनरली मैं तो नहीं बोलता ना 2 ब्रांच है, क्यों नहीं बोलता? ये 2 बिल्डिंग छोड़ के आगे एक बिल्डिंग और है, तो इसको हम ब्रांच बोलेंगे सर? क्या ये ब्रांच बोलना जेन्युइन है? बोलो। है? अब इसके लिए 2 मिनट मत मांगना प्लीज। क्या इसको ब्रांच बोलना जेन्युइन है? नहीं, तुम बताओ ना यार, काम की बात करते हैं। एक ही रोड पे है, 2 बिल्डिंग छोड़कर एक और आउटलेट ओपन कर रहे हैं, तो क्या वो हमारा ब्रांच है? नहीं, देखो ब्रांच नहीं है, वो एक्सटेंशन है, वो सेम ही है। यहाँ भी बैठते हो तो भी लोग एक क्लास यहाँ लेते हो, एक क्लास वहां जाके लेते हो। ब्रांच तब होता है जब देयर विल बी सम लिटिल बिट, एक मार्जिनल गैप होना चाहिए। जैसे अब मान लो यहाँ पे सेक्टर 14 और एक मान लो हम सदर बाजार में कर ले, या सेक्टर 14 मार्केट में भी कर ले, चलेगा। मतलब थोड़ा डिफरेंस तो आना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर बेस बदलना चाहिए। अगर कोई आउटलेट है तो कंज्यूमर बेस बदलना चाहिए। समझ में आ रही बात? यहाँ पे जो पढ़ते हैं वही वहां भी पढ़ते हैं, ब्रांच हुआ? नहीं हुआ। अगर यहाँ कोई और पढ़ता वहां कोई और पढ़ता तो ब्रांच कहलाता, सब यूनिट कहलाता। तो ब्रांच इज अ सब यूनिट
of an organization of an organization situated at any other place than head office. ठीक है, क्लियर है मीनिंग इतना? पक्का? अब टाइप्स ऑफ ब्रांचेज की बात करते हैं। ये जो डायग्राम है हमारे सामने, एक्चुअली ये अकाउंटिंग की ब्रांच, ये डायग्राम नहीं है, किसका डायग्राम है? ब्रांच का डायग्राम है। ब्रांच कितने तरीके का होगा? पहला आया इनलैंड ब्रांच। इनलैंड मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, हाँ है ना? कौन सी कंट्री? द रिपोर्टिंग कंट्री। रिपोर्टिंग कंट्री क्या है? अगर हम कस्टमर बेस इंडिया को ले रहे हैं तो हमारी रिपोर्टिंग कंट्री क्या होगी? इंडिया। इफ वी आर रिपोर्टिंग इन यूएस, देन व्हाट विल बी द रिपोर्टिंग कंट्री? यूएस। तो हमारे लिए वो इनलैंड हो जाएगा। इनलैंड मतलब जो आपका क्लाइंट है, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो डिपेंड्स कि आपका क्लाइंट कहाँ का है। आपके लिए हर वो लोकेशन जो क्लाइंट के कंट्री के अंदर आएगा वो क्या कहलाएगा? इनलैंड कहलाएगा। क्लाइंट की कंट्री के बाहर जाएगा वो क्या कहलाएगा? फॉरेन कहलाएगा। इन आवर ओपिनियन राइट नाउ वी आर इन इंडिया, तो हम क्या बोलेंगे? इंडिया में अगर ब्रांच है तो क्या बोलेंगे? इनलैंड ब्रांच है। अगर आउटसाइड इंडिया कहीं भी हो, क्या कहलाएगा? फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच में दो तरीके के ब्रांच बोले जाएंगे, कौन कौन से? डिपेंडेंट और, शब्द काफी हद तक क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आप लोग कितना क्लियर है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का मतलब। डिपेंडेंट ब्रांच क्या लगता है? देखो, इफ यू डोंट नो द मीनिंग, थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन से भी मीनिंग निकालने की कोशिश किया करो। मतलब कोशिश जारी रखो। जैसे डिपेंडेंट ब्रांच पूछा, कभी नहीं सुना, पहली बार सुना, लेकिन शब्दों से कुछ तो बन रहा होगा। तो जो बन रहा होगा अगर लग रहा है तो वो बोलने की कोशिश किया करो। व्हाट इज डिपेंडेंट ब्रांच? चलो, ये तो बहुत टेक्निकल जवाब दे दिया क्योंकि इसने पढ़ रखा है, तो टेक्निकल जवाब आ गया, डायरेक्ट वही जवाब आ गया जो होता ही है। डिपेंडेंट ब्रांच बेसिकली जो कि रन करता है जस्ट लाइक एक एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल हेड ऑफिस, और वो इसी के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। इनफैक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट इसका डिपेंडेंट ब्रांच का खुद का बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होता, ये पूरा इंफॉर्मेशन रेंडर कर देता है किसको? और बुक्स ऑफ अकाउंट वो खुद मेंटेन करता है। सो इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन केप्ट बाय हेड ऑफिस, देन द ब्रांच विल बी ट्रीटेड एज। और इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? सेपरेट एंटिटी की तरह समझो इसको, अलग बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करता है, उसके बाद वो बुक्स ऑफ अकाउंट रेंडर करता है, टाइम टाइम से चीजें भी भेजता है। देखो ध्यान से, ये मतलब नहीं इंडिपेंडेंट है मतलब जो मर्जी वो करेगा। करेगा तो किसके लिए? हेड ऑफिस के लिए। क्या उसकी बातों को ओवर रूल कर लेगा? नहीं, करेगा उसी के हिसाब से। लेकिन ये है कि काम थोड़ा इंडिपेंडेंट, इसमें फ्रीडम थोड़ी ज्यादा होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट खुद मेंटेन करेगा और वो आपको पहुंचा देगा कि ये देखो ये बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया। ठीक है ना? ठीक है। और फॉरेन ब्रांच की बात कर लो, ये कहाँ होगा? इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर, इसके ऊपर हमारा सेपरेट टॉपिक होता है, इसलिए जो मैंने बोला है इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल सब बात करेंगे हम एएस 11 के बेस पे। ठीक है ना? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, आईएफओ एनएफओ, ये सब हम एएस 11 के हिसाब से बात करेंगे। तो हम इसको किसके साथ पढ़ते हैं? एएस 11 के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अलावा अगर इसको पहले पढ़ा जाएगा तो उसका कोई वर्थ नहीं निकलेगा। आपको वहां काफी कुछ चीजें पहले से पढ़ा दी जाती है, उसके बाद केवल ऐड ऑन करा जाता है एएस 11 के साथ, ये अपने आप क्लियर हो जाता है। नाउ लेट मी टेल यू, एएस 11 को अगर बेसिकली कंप्लीट कर दिया जाए तो ये फॉरेन ब्रांच की चीजें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आराम से, आपको लगता है 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आराम से सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है? तो फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है? ये वाला। ठीक है ना? इनलैंड ब्रांच। चले? पक्का? मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग भी इनमें अलग अलग होगा। मैं थोड़ा समरी में ले जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा फालतू चीजों में नहीं जा रहा हूँ, रीजन क्योंकि वो चीजें आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है? अभी ये बैच ऑब्वियसली थोड़ा शॉर्ट टर्म बैच है, ये जिसको फास्ट ट्रैक बैच बोलते हैं, तो थोड़ी सी चीजें आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, लाइक डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिटेल में क्या करते हैं कैसे करते हो, आप बुक से पढ़ लेना। ठीक है ना? इतना हमें इस पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं मॉड्यूल भी एक बार निकाल ही लेता हूँ, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ मॉड्यूल के कंटेंट के हिसाब से आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता, जस्ट ऐसे। लास्ट वाले में ही होगा और इनफैक्ट लास्ट चैप्टर ये सिलेबस का
ठीक है, बुक में भी सबसे पहले क्लासिफिकेशन में ब्रांच में लिखा, देखो इनलैंड ब्रांच को क्लासिफाई किया डिपेंडेंट, उसी में मीनिंग भी लिख दिया और दूसरे वाले में इंडिपेंडेंट में भी मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इसके बाद लिखा है, ठीक है ना, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑब्वियसली डिपेंडेंट ब्रांचेज की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट ब्रांचेज की अकाउंटिंग के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है बेटा, जरा जवाब दो मुझे। और ऑब्वियसली बात करनी हमें डिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट की क्यों नहीं करनी, जवाब दो मुझे, बस सिंपल सा जवाब दो। हम ये जो मेथड्स की बात करें हम किसके लिए बात करें, क्यों, और इंडिपेंडेंट के लिए क्यों नहीं, वो खुद मेंटेन करते हैं और एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से मेंटेन करते हैं, तो सिंपल अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं ना वही उनके वहां अप्लाई होता है, उनके लिए कोई मेथड जानने की जरूरत नहीं है, समझ गए, पक्का, ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह सीखने को आ सकता है इंडिपेंडेंट के केस में, मेथड की जब बात करोगे तो किसके लिए आएगा, डिपेंडेंट। अच्छा कितने मेथड्स पे बात करेंगे हम, तीन मेथड याद रखना इसके लिए, पहला क्या है, डेटर्स मेथड, पिछली बार वाला नोट्स है किसी के पास जो कराया था मैंने, है, ग्रुप पे भेज दो बेटा, या उसको दे दो, तुम लोग के ग्रुप में, तुम लोग के पास नोट्स था नहीं है, ग्रुप पे तुम भेजो और तुम उसको भी फोटो दे देना। डेटर्स मेथड, दूसरा क्या होगा बेटा, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, बहुत आराम से देखना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टॉक एंड डेटर मेथड। और तीसरा मेथड क्या है, फाइनल अकाउंट मेथड, जिसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल मेथड, ठीक है ना, बेसिकली यहां वर्ड जोड़ देते हैं, ब्रांच, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मेथड, ठीक है, ये तीन मेथड आपको एक एक करके डील करनी है। सर एग्जाम में क्वेश्चन किस पे आएगा, किसी पे भी आ सकता है, मेथड बताएगा, जी हाँ बिल्कुल मेथड बताएगा सर, अगर नहीं बताएगा तो आपको जो अच्छा लगता है वो, ठीक है, क्लास में जो मैं कराऊंगा जिस तरह से मेथड को मैं हैंडल करूंगा आपको वही एटीट्यूड सीखना है। मेथड को देखो कई बार होता है मेथड को हमें आ तो जाता है लेकिन हम मेथड में इतना कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न फॉलो कर लेते हैं कि हम फंस जाते हैं, खासकर ये वाला, अगर आप मेरे पैटर्न पे चलोगे एकदम इजीली आपको जवाब देकर जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको और वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं जो तरीका सिखाऊंगा एकदम सिंपल होगा, आपको एक बार में पूरा अकाउंट बन के दे देगा, ये तो एक ही अकाउंट में हो जाता है, ये भी एक ही अकाउंट में है, तो इसमें कोई टेंशन वाला कुछ नहीं है इसमें। मॉड्यूल के क्वेश्चन को मैं प्रायोरिटी पे रखूंगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन को प्रायोरिटी पे क्यों रखूंगा, क्योंकि मेजर डाउट आपका मॉड्यूल के क्वेश्चन पे ही है, क्योंकि अपने पास जो बुक है ना उसमें कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली बियॉन्ड द लेवल है, तो उसमें हर क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू आपको जो बुक ये वाली बुकलेट है उसके हिसाब से देना पड़ेगा, तो मैं तुम लोगों को भी एमसीक्यूज की बुकलेट दूंगा बेटा, वेट कर लो थोड़ा सा, मुझे बस एक हफ्ते का टाइम दे दो, सब कुछ करके दे दो। भेज दिया बेटा, एक बार बता दो, नोट्स भेज देना मुझे बता दो। चलो तुम लोग भी एक बार शेयर कर लो फिर उसके बाद में आता हूँ इस पे, तो मैं इस पे कुछ अपलोड कर ले। मॉक टेस्ट की डेट क्या है तुम्हारे, 18 मार्च, यानी अभी एक महीने है लगभग, सीरियस रहो थोड़ा, देख के आना कुछ भी करके, ये होगा। मिल गया बेटा, मिल गया, आपने अपने ग्रुप पे भी सेंड कर लिया, दोनों ग्रुप पे पहुंच गए।
तो आप इसमें देख लो, मैंने इनलैंड ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच सबको थोड़ा थोड़ा लिखवा दिया, फॉरेन ब्रांच पे लिखवा दिया। तो जब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आया डिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए, तो क्या लिखा वहां पे, आपको मॉड्यूल के हिसाब से मेथड भी लिखवा दिया मैंने, बट मेनली मेथड कौन से आएंगे आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से आएंगे? डेटर, स्टॉक डेटर एंड ट्रेडिंग एंड पीएल, ठीक है ना। डेटर मेथड के बारे में नोट्स में देखो एक बार, नोट्स देख लो आप लोग, ठीक है। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जो लोग पिछली क्लासेस में नहीं थे और आज भी नहीं है उनके लिए, ऑनलाइन बच्चों के मतलब ऑब्वियसली जो क्लास में ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे उनके लिए नोट्स पढ़ के सुना देता हूँ, या अपने दोस्तों से ले लेना नोट्स। डेटर्स मेथड के लिए जो मैंने नोट्स बनवाया, दैट इज दिस मेथड इज आल्सो नोन एज सिंथेटिक मेथड। Under it, the branch will be treated as debtor and क्या लिखा, head office maintains separate branch account for each and every branch. Yes, no? बोलो, which appears as debtor in the books of head office. मैंने यही बोला, हेड ऑफिस के लिए ब्रांच क्या होगा, एक डेटर के जैसे बिहेव करा जाएगा, और हर ब्रांच के लिए सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा। हर ब्रांच के लिए क्या बनाया जाएगा, सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा। नाम से हर ब्रांच के लिए क्या बनाया जाएगा बेटा, सेपरेट अकाउंट, बाय ट्रीटिंग द ब्रांच एज डेटर। ब्रांच को क्या मान लिया जाएगा, डेटर। अच्छा, इसके आगे फिर मैंने क्या लिखवाया है, हेंस द हेड ऑफिस हैज द राइट टू क्लेम द मनी, आगे, अराइजिंग आउट ऑफ द ऑपरेशंस कैरीड ऑन बाय द ब्रांच। भाई तुम मेरे डेटर हो, जो भी तुम्हारे पास है वो सब मेरा है, ठीक है ना, ऐसे समझो, जो भी तुम्हारे पास सब मेरा है। तो जब भी लास्ट में तुम्हारे पास कुछ भी बचेगा उसको मैं तुमसे क्लेम करने का पूरा राइट रखता हूं, वही लिखा है। आगे फिर क्या है, जनरली हेड ऑफिस अडॉप्ट दिस मेथड फॉर इट्स डिपेंडेंट ब्रांचेज ऑफ स्मॉल स्केल साइज। देखो, हर ब्रांच के लिए सेपरेट सेपरेट अकाउंट छोटा छोटा मेंटेन करना, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कब हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड, जब ब्रांचेस ज्यादा हो। तो छोटे छोटे ब्रांचेस के केस में मतलब छोटा ब्रांच होगा तो बहुत इजी हो जाएगा, या कम ब्रांचेज होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये मेथड। बहुत ज्यादा ब्रांचेज होंगे तो ये मेथड आपको इतना जेन्युइन रिकॉर्ड नहीं देने वाला, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो मेथड सीखने से मतलब है ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। तो पहला मेथड है डेटर्स मेथड, जिसपे हम काम करने शुरू करने जा रहे हैं, काम करना शुरू करने जा रहे हैं। नोट्स आपको क्लियरली वही है जो आपके पास पहले लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। नोट्स में कुछ भी चेंज नहीं करने की जरूरत है, ये नोट्स आपके मॉड्यूल से नहीं है, मॉड्यूल से बाहर के हैं नोट्स, ठीक है ना। फॉर्मेट भी बना के दिया है, प्रोफॉर्मा बना के दिया आपको, ठीक है। चले आगे। अब आप एक बात बताओ मुझे, जो भी ब्रांच हमारा है अगर वो मेरा डेटर है, ब्रांच जो कुछ भी रखता है वो सब मेरा है, तो जितने एसेट्स ब्रांच के होंगे वो सब किसके एसेट है, ये बताओ, हेड ऑफिस के। जितनी लायबिलिटी होंगी ब्रांच की वो किसकी है, हेड ऑफिस के। अगर एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। क्लोजिंग, नहीं बैलेंस तो डेबिट ही होता है, लिखते हैं हम अपोजिट साइड है, ये याद रखना। ये सवाल मैं अक्सर बच्चों से करता हूँ, अक्सर गलत जवाब देते हो। पहली बात तो ओपनिंग बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है इन माय ओपिनियन। फिर सर हम लिखते क्या है, अरे लिखते क्या, वो जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वही गेटअप चेंज करके ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो होता तो केवल कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग, ओपनिंग नहीं होता। केवल कौन सा बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस। और बैलेंस एसेट का है तो डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी का है तो। लेकिन जब हम बैलेंसिंग करते हैं अकाउंट में जब लिखते हैं तो ओपनिंग वाला डेबिट साइड लिखते हैं अगर एसेट है, और क्लोजिंग वाला अपोजिट साइड लिखते हैं, जस्ट टू ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट टाइम पीरियड, ठीक है ना। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखते हैं, डेबिट साइड। तो पहले हम बैलेंस बैलेंस खेल लेंगे, ठीक है ना, कि ब्रांच से कितना लेना है या कितने उसके बिहाफ पे हमें चुकाना है। ब्रांच हमारा डेटर मतलब उसके पास जो कुछ भी है वो सब मेरा है, ये याद, उसका अपना कुछ भी नहीं है। अब समझो, डेटर हमारा एक एसेट होता है या लाइबिलिटी, सिंपल हो, एसेट होता है, सिंपल है ना।
एकदम थीम बता रहा हूँ मेथड का, अपने आप मेथड तैयार हो जाएगा, चिंता मत करो। ब्रांच हमारा डेटर है, ये हम मान के चल रहे हैं डेटर मेथड में। डेटर हमारा एसेट है, ये भी हमने क्लियर कर लिया। बोलो, अब मुझे बस एक छोटा सा लॉजिकल जवाब दे दो, अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट? आपका बहुत अच्छे। एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और एसेट घटेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो जब कभी भी ब्रांच को कुछ भी हेड ऑफिस से मिलेगा, किसी और से नहीं, हेड ऑफिस से कुछ भी मिलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेड ऑफिस से मिलेगा, तो ब्रांच का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और किधर ले जाओगे? डेबिट में। क्लियर है? अगर ब्रांच ने हेड ऑफिस को कुछ भी दिया तो ब्रांच का बैलेंस क्या होगा? अच्छा, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, मैं बार बार वर्ड जोड़ रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर ब्रांच से हेड ऑफिस को आया तो बैलेंस क्या होगा ब्रांच का? कम होगा। किधर लिखोगे उसको? क्रेडिट में। इतना ही है ब्रांच डेटर्स में, सीरियसली इतना ही है। फिर हमें टेंशन क्यों रहती है? हमें टेंशन ये रहती है ना कि हम क्वेश्चन देखकर उसको कोरिलेट करना भूल जाए। हम तो टेंशन ले लेते हैं कि पहले कोई क्वेश्चन था, ये अच्छा, मॉड्यूल जबरदस्त काम करता है कई बार। मतलब आप देखोगे ना, सीक्वेंस जो लिखा होगा वो लिखा होगा शुरू में, पहले डेटर्स मेथड, फिर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, फिर ये लिखा होगा। तो क्वेश्चन सीक्वेंस में देते थोड़ा इजी लगने लगता है, बट यहाँ ना क्वेश्चन खोजने वाला काम भी शुरू कराएगा। पहले डेटर्स मेथड ही दिया है, हाँ, बट आगे ले जाके मिक्स करेगा अभी क्वेश्चन को। अच्छा, एक एग्जांपल है, जरा देख लेते हैं बेटा, ये मॉड्यूल का एग्जांपल है, एमसीक्यूज में आ सकता है इसलिए करा रहा हूँ, कोई रीजन नहीं है, एग्जांपल्स के पीछे से पढ़ जाता हूँ मैं कभी कभी। क्या लिखा है? एक्सपी लिमिटेड ओपन द ब्रांच एट, और क्या करता है? देन गुड्स कॉस्टिंग कितना? दिल्ली ब्रांच सोल्ड एंटायर गुड्स ऑन क्रेडिट कितने? और कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। ब्रांच का प्रॉफिट बताओ तो हेड ऑफिस की बुक में आएगा। कैसे? अब बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट तो हो रहा है ना। सुनो ध्यान से, ओपनिंग बैलेंस क्या है? जीरो। क्लोजिंग बैलेंस भी क्या है? जीरो, कुछ भी नहीं है। जो गुड्स हम हेड ऑफिस को, ब्रांच को देंगे, वो हमारे लिए क्या होगा? डेबिट में जाएगा। ब्रांच का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट में कितने का आ गया? 50,000। ब्रांच ने बेच दिया, बेचने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बेच दिया तो पैसा करेगा क्या, ये बताओ? अरे पैसा कहाँ, ये क्रेडिट पे बेचेगा तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा डेटर का कितना? समझ गया नहीं समझे, बताओ। आ गया? अब एक बात बताओ, क्या कोई और ट्रांजेक्शन है यहाँ पे? नहीं है ना। बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाता है? ब्रांच प्रॉफिट कहलाता है। तो पीएनएल में, हेड ऑफिस के पीएनएल में कितना आ जाएगा? लेकिन ये याद रखना, क्लोजिंग बैलेंस में आएगा ये डेटर्स आएगा ये 62,000, क्योंकि ये कैसे सेल किया है? क्रेडिट सेल। तो अब आपसे ऐसे नहीं पूछेगा जो सवाल यहाँ एग्जाम्पल में देके बोला गया है, आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस इन दिस पर्टिकुलर केस एंड ऑफ व्हाट। तो आपको ऐसे पहचानना पड़ सकता है, डेटर का बैलेंस है 62,000। कौन सा डेटर? ब्रांच डेटर। ठीक है ना, स्टॉक नेल डेटर 62। ठीक है, ये कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। एक और एग्जांपल ये भी देख लीजिए, सेम ही है। 50,000 था, ब्रांच को भेजा, दिल्ली ब्रांच सोल्ड द एंटायर गुड्स फॉर, कुछ खर्चे भी किए हैं, कोई और ट्रांजेक्शन नहीं। अब यहां अगर बनाओगे तो क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस क्या है? नीला, कोई मतलब नहीं है। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है? कितना? 50,000। सेल किया, फर्क पड़ता है? सेल किया, फर्क पड़ता है? नहीं सर। आप बताओ मुझे, एक बार बताओ कितने में सेल किया है? ये पूरा सेल क्या है? क्रेडिट है, कैश है? कैश में है, ये ध्यान देना। तो बेटा कैश में तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? ये बैलेंस कैरिड डाउन, कुछ नहीं होगा। होगा? कुछ नहीं होगा। वी विल अज्यूम कि ब्रांच ने हमें सारा पैसा क्या कर दिया? रेमिट कर दिया। कितना पैसा देगा ब्रांच हमें? 62,000 क्यों देगा ये बताओ? क्योंकि खर्चा भी तो निकाल लेगा। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना दिखेगा? अगेन 12,000। सर ये तो बड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, 70,000 में बेचा था ना, है ना?
20,000 प्रॉफिट था ना, लेकिन 8,000 खर्चा क्या अपनी जेब से करेगा ब्रांच? किसकी जेब से कराएगा? आपकी जेब से। तो 20,000 में से 8,000 माइनस करो, कितना नेट प्रॉफिट आना चाहिए आपके पास? और आ कितना रहा ऐसे डायरेक्ट में? हमें इससे मतलब नहीं तुम बेच कितने में रहे हो, क्या किसको बेच रहे हो, भाड़ में किसी को बेचो, तुमसे मुझे मिलना कितना है या मिल कितना रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में 62,000 मिलना था, इस वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली मिल रहा है 62,000। समझ में आ रही बात? ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच उसी को कंसीडर करेंगे, डेटर और क्रेडिटर के बीच के ट्रांजेक्शन कंसीडर होते हैं। क्लियर है यहां तक? बेटा ये मैंने अजम्पशन लिया है कि उसने कैश भेज दिया है, इसने अजम्पशन लिया भेजा नहीं, अपने पास रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके से जेन्युइन है, ठीक है, गलत नहीं है कुछ भी। और ये क्वेश्चन पता नहीं इसको क्वेश्चन को ये इसको एग्जांपल बोल रहे हैं तो पूरा प्रॉपर प्रॉपर क्वेश्चन बना रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से, ब्रांच अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड, बहुत अच्छे तरीके से लिखा, कोई गड़बड़ नहीं। देखो गुड सेट टू ब्रांच किधर जाएगा आप मुझे बता सकते हो? डेबिट क्रेडिट? डेबिट, बहुत अच्छे। फर्नीचर ये ओपनिंग बैलेंस है। अब ये बताओ फर्नीचर जो है ब्रांच के पास वो मेरा एसेट है ब्रांच का है, और ब्रांच का एसेट किसका एसेट? हेड ऑफिस का। तो डायरेक्टली बोल सकते हो ये मेरा ही एसेट है, मेरा एसेट डेबिट में क्रेडिट में, ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है। फिर उसके बाद क्या लिखा है आप मुझे बताओ, ये किधर जाएगा? नहीं जाएगा, क्रेडिट सेल नहीं जाएगा। आप जो बोल रहे हो वो आप कुछ और सोच के बोल रहे हो, वो मैं बताऊंगा क्या बोल रहे हो। क्रेडिट सेल नहीं जाएगा ब्रांच अकाउंट में, डन। बैड डेट्स नहीं जाएगा ब्रांच अकाउंट में। मैंने क्या बोला, क्या रिकॉर्ड होगा? ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। क्या ये क्रेडिट सेल का ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है? क्या ये बैड डेट्स का ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है? नहीं है ना? सिंपल समझो। फिर अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक ये तो आएगा ना क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग डेटर आएगा, ये आएगा। ये कहां से निकला? ये यहां से निकला। तो हम क्या निकालते हैं, ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये ब्रांच ने किसी और के साथ डील किया है, हमारे साथ हेड ऑफिस के साथ नहीं किया है। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, हमें कितना मिलना है या कितना मिल रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट। क्या ब्रांच ने क्या किया, भाड़ में जाए, मतलब ऐसा नहीं होता, बट ये मानकर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ब्रांच ने क्या किया, वी डोंट केयर। हमें ब्रांच से क्या मिलना है, अगर मिलना है तो क्लोजिंग बैलेंस, मिल गया तो रेमिटेंस हो गया, तो जो भी हम उसके बेस पे काम करेंगे, ठीक है ना। ब्रांच ने किसको बेचा, कितना बेचा, क्या लिया नहीं लिया, वो अपना प्रॉब्लम नहीं है, वो छोड़ दो, मतलब अकाउंटिंग में उसका कोई दर्जा नहीं है। और ये जो डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है वो, इसका क्या करोगे? इसका भी कुछ नहीं करोगे, केवल बैलेंस बैलेंस, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो गया तो यूज हो गया, ऐसे बात खत्म। ठीक है, तो अगर इसको हम ब्रांच अकाउंट में पब्लिश करें तो कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, रफली बना रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास केवल और केवल क्या था बेटा? फर्नीचर कितने का? कोई दिक्कत? जवाब दो। कोई स्टॉक कुछ भी नहीं था, देख लो क्वेश्चन तुम्हारे सामने। अच्छा, जो भी मैंने दिया, क्या दिया मैंने? तो गुड सेंड टू ब्रांच कितना दिया? 50,000। क्वेश्चन सामने रखो, बुक सामने रखो, क्लियर है? गुड सेंड टू ब्रांच 50,000। उसके बाद क्या था बेटा? आपके पास दो ट्रांजेक्शन, इन दोनों को मैंने क्या बोला, गायब कर दो, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास, देखो अगर दे दिया तो ठीक, नहीं देता तो हम निकाल लेते डेटर का बैलेंस। स्टॉक तो दे रखा है, स्टॉक कितना दिया है समझिए ध्यान से। डेटर का बैलेंस नहीं देता तो भी कितना आता? कैसे 61? 62,000 का सेल था, 1,000 बैड डेट्स, 61,000 ही लेना था उससे। और फर्नीचर पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन बोला था? तो इसमें से 20% माइनस कर दो, कितना आएगा? हो गया खत्म। ब्रांच ने कुछ मुझे दिया भी है, देख लो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या ब्रांच ने कुछ दिया है? नहीं दिया। सारे ट्रांजेक्शन, ये इतना अमाउंट ब्रांच के पास है जो मुझे लेना है ब्रांच से, मिला नहीं है, और इतना अमाउंट जो है वो उसका सेट ऑफ हो गया क्योंकि ये मैंने लगाया था। अब आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? कितना? 19,000। सो दैट इज द केस हियर, ये होता है ब्रांच का। ठीक है, पक्का। अब आता है यार असली क्वेश्चन, एंड आई डोंट लाइक ये ए बी क्यों लिखते हो यार, तुम्हारी बुक है, तुम उसको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बना लो, क्या दिक्कत है ए बी के पीछे क्यों पड़ते हो?
चल, बकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर। देख लो, बकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे, नाम से तो लग रहा था कि पक्का साउथ अफ्रीका में निकल के आएगा। मजाक कर रहा हूँ बेटा, ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देते, मजाक का एक्सप्रेशन से कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, तो लग रहा है मतलब वो उससे जोड़ रहा था, मैं क्या बोलता। हाँ, तुझे कहाँ लग रहा था? यूके? प्री इंडिपेंडेंस बकिंगम पैलेस है ना कोई? कोई नहीं, आइए, आजादी के बाद क्वेश्चन मिला है आपको। क्वेश्चन में आजादी खोजते हैं, चलिए। ब्रांच कौन सा है? नागपुर ब्रांच। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर। कॉस्ट पे है, कोई पंगा नहीं, होलसेल पे होता तो मतलब इनवॉइस पे होता है। इनवॉइस कंसाइनमेंट पढ़ा है? अब किसी ने पढ़ाया ही होगा। अगर मैंने पढ़ाया तो ठीक, नहीं पढ़ाया तो किसी ने तो पढ़ाया होगा कंसाइनमेंट। अरे छोड़ो, कंसाइनमेंट नहीं पढ़ा, ओल्ड सिलेबस वालों ने डिपार्टमेंटल पढ़ा होगा, वहां पे यूज हुआ था। नहीं, तुम लोग छोड़ो, तुम कंसाइनमेंट वाले ही बने रहो, तुम लोग छोड़ो। अब डायरेक्ट एंट्री वाले बेचारों ने तो मुस्कुराना शुरू कर दिया, हमें कहाँ जोड़ोगे? कोई नहीं बेटा, कॉलेज में पढ़ा था, पूछो। मेरे को तो ताज्जुब तभी हुआ ना, मतलब जब इनके कॉलेज के बारे में मुझे, कॉलेज में पढ़ते ना ना, कॉलेज में ऐसे ही पास हो गए बिना पढ़े। बट एक चीज तो मैं बोलूंगा, तारीफ ऐसे मैं करता नहीं बच्चों की, लेकिन तारीफ के लिए ये बात बोलूंगा, बड़े डेयरिंग और सच में सिंसियर बच्चे हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, वो सीए चूज किया, और सीए में इतना डेडिकेशन के साथ अगर कोई जुड़ा है, खासकर इस लड़की की बात करूँ, वो भी नालायक है लेकिन ठीक है। नहीं, आमतौर पर हमारे पास ऐसे डेडिकेटेड स्टूडेंट भी आते हैं जो कॉलेज को बड़े सीरियसली किया है, लेकिन उनकी हालत ऐसी होती है सीए में आने के बाद, उनको पढ़ना वढ़ना तो नहीं है। बहुत एक्सेप्शनली ऐसा मिलता है जो कॉलेज स्टूडेंट हो, डायरेक्ट एंट्री से और पढ़ रहा हो, रेगुलर भी हो, तो ये रेयर होता है भाई। इसीलिए मैं बोल रहा था, तो मतलब वैसे मैं तारीफ नहीं करता भी, बस ऐसे ही है। तारीफ लायक काम तो नहीं कर रहा, अच्छा काम करना तारीफ नहीं करने के लायक होता है, ठीक है ना? तो अपने को क्या करना है, देखो, डायरेक्ट परचेजेस भी करता है, करने देना, अपने घर से क्या जाता है। ब्रांच कुछ भी करेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो, मेरे शब्दों को ध्यान से याद रखो। ब्रांच अपने जिंदगी में क्या करता है मुझे कोई मतलब नहीं, ये मेरा डेटर है, मेरे से उधार लेके गया सामान, उसके बाद उस सामान का कुछ भी करे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे बीच में कोई ट्रांजेक्शन होगा तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, इतना ही दिमाग लगाना है ब्रांच डेटेक्स में, क्लियर है? अब आप देखिए, कहता है ब्रांच डायरेक्ट परचेज करता है, ब्रांच कुछ भी करता है, भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है। ऑल द डेली कलेक्शंस, ये लाइन ध्यान देना, नहीं लिखा तो आप इसको अज्यूम कर सकते हो, जितना पैसा आता सीधा हेड ऑफिस के खाते में, बात खत्म। आपको प्रिपेयर करना है कौन सा अकाउंट? नागपुर ब्रांच अकाउंट, क्लियर हो रहा होगा, नागपुर ब्रांच अकाउंट। और ये रहा इंफॉर्मेशन आपके सामने बेटा। अब आप कहोगे सर पहला क्वेश्चन ये तो बहुत आसान होगा, नहीं, ये इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन, बस इतना ही है जो आराम से एग्जाम में 10 नंबर तक में आने का दम रखता है, 10 मार्कर क्वेश्चन, और आया भी हुआ है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो ब्रांच डेटर्स मेथड में, सब कुछ है इसमें, ठीक है ना? और अभी मैं बताता हूँ आपको, ये नहीं सोचना पहला क्वेश्चन है तो इजी है, क्वेश्चन का लेवल यही होगा या उससे थोड़ा 19-20 बढ़ा देंगे, ये बेसिक बोल सकते हो, लेकिन 10 नंबर तक का वेटेज रखा हुआ एग्जाम में, ये भी ठीक है। आई, हम क्या करेंगे, डेटर्स मेथड में कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? ब्रांच, और यहाँ नाम भी दे रखा है, नागपुर में है ब्रांच। नागपुर कहाँ है, किस लिए फेमस है? किसके लिए? नागपुर में पैदा हुआ था? यार तू पहले फिक्स कर ले तू है कहाँ से। नहीं भाई, वही साउथ इंडिया से ओरिजिन है, पैदा वेस्टर्न में हुआ, रह रहा नॉर्थ में, ईस्टर्न इंडिया बाकी है। घूमने चला गया भी होगा, कोई भरोसा नहीं है। हो गया ना, देखो, ये सही है। ऐसे बच्चे हैं जो पूरा मतलब वो क्या बोलते हैं, नेशनलिस्ट होते हैं, है ना? ऐसे ही है, पूरा देश को अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या चाहिए? नेशनलिस्ट का मतलब क्या, बीजेपी वाला नेशनलिस्ट चाहिए तुम्हें? चुप रहो, चेंज द टॉपिक।
कह रहा मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब तक फॉर्मेट बना रहा हूँ बकवास कर ले थोड़ी देर। फॉर्मेट बनने के बाद, हालांकि क्या ही फॉर्मेट बनाऊं, केवल लाइन नहीं खींचना। देख सर, सबसे पहले क्या बोलूंगा, अगर मैं किसी डेटर का अकाउंट बना रहा हूँ, सबसे पहले क्या खोजने जाता हूँ मैं अकाउंट बनाते हुए? ओपनिंग बैलेंस। गॉड ब्लेस यू, ओपनिंग बैलेंस है इसका। सर इसका ओपनिंग बैलेंस वही है, जो भी एसेट इसके पास है वो सब मेरे हैं, तो वही ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ लिखूंगा मैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ध्यान से सुनिए, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब सर एक एक करके एसेट्स को पकड़ के लाते हैं, देखिए ध्यान से। ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये तो आपका कैश कितना, 2000। फिर कितना, ये ट्रांसफर हुआ, ध्यान से देखना। तो ये स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ये ना, ये लिखने में गड़बड़ है, ये लिखने में गड़बड़ है। एक्चुअली क्या है ये, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये भी आपका स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है और ये परचेजेस का ओपनिंग बैलेंस है। अब मैं इसको कंफर्म करूंगा तभी समझ में आएगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, वरना गलत सॉल्यूशन बना लूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। दिया ना स्टॉक, अरे नहीं, कैसे, देखो इधर। ठीक है भाई। तो भाई देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें ना लिखने में थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि देखो ना, अगर ये थोड़ा इधर लिखा होता तो अपने को लगता हाँ सही है। अब डायरेक्ट परचेज ऊपर बोल रखा था, तो मैं ये भी तो मान सकता हूँ कि ये खरीदा। अच्छा नहीं यार, हिंट में ये इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। बट क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, और कुछ नहीं है। टाइपिंग एरर है, थोड़ा इधर जाके लिखा है ना, इट शुड बी लाइक यहाँ से शुरू करना था, ठीक है ना। तो अपने पास स्टॉक तो ये दो हैं, ये कहने का मतलब ये स्टॉक का ही है, ये तो साफ दिख रहा है स्टॉक है। लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, तो इसको इधर कर देंगे, तो ये भी दोनों स्टॉक है हमारे पास। तो हमारे पास देखो सबसे पहले क्या है, इस चीज का बैलेंस है इम्प्रेस्ड कैश। यहाँ लिखा है इम्प्रेस्ड कैश, या इसको पेटी कैश भी बोलते हैं। कितना बेटा, 2000। फिर क्या है बेटा, दे रखा है डेटर्स का कितना, 25,000। और स्टॉक दोनों जोड़ के बता देना। कोई और ओपनिंग बैलेंस देख लो। लाइबिलिटी का भी हो सकता है, लाइबिलिटी का देखो है कुछ, नहीं है ना, बोलो बेटा, नहीं। अब चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत कर दी। अब आपको एक किनारे से लाइंस पढ़नी है, देखो यहां तक का इंफॉर्मेशन हमने यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, इसके ऊपर का। आगे चले, अब क्या लिख रहा है, क्या लिखा, किसने किया होगा, हमें मतलब है, क्या पढ़ा हमने, ब्रांच कुछ भी करेगा कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट सेल मतलब है, डायरेक्ट परचेज मतलब है, अरे नहीं भाई, कुछ नहीं मतलब है। आगे बताइए, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर कोई मतलब नहीं, गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, बताओ, लिखेंगे यहाँ पे टू गुड सेंड टू, कितना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिखा है, और कुछ भी करने के लिए हेड ऑफिस ने दिया, ब्रांच को मिला, ब्रांच बढ़ेगा कम होगा, इधर जाएंगे, क्या लिख देंगे, टू कैश लिख देंगे, बात खत्म। कितना, 4,000। ओके है, बहुत आराम से ले चल रहा हूँ, टेंशन ना लो। पहला क्वेश्चन में मेथड की भी क्लैरिटी होगी और क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। बैड डेट से मतलब है हमें डिस्काउंट टू कस्टमर्स, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। हाँ, अच्छा रिसीव हुआ वो ठीक है, जो नहीं रिसीव हुआ वो भी रिसीव हो जाएगा, तो हमें दोनों लिखना है, ठीक है ना। बेटा डेटर से मुझे पैसा मिल गया, और जो पैसा एक दो दिन में मिल जाएगा इन ट्रांजिट है, दोनों लिखना है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय कैश लिख देता हूं मैं, सिंपल है ना। कितना मिला, जो मिल गया, 1,65,000, 165। और बाय, ये लिख दो रेमिटेंस इन ट्रांजिट, रेमिटेंस इन ट्रांजिट। देखो थोड़ा सा राइटिंग पे टेंशन ध्यान मत देना, एक्चुअली तुम्हें भी पता है स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है मुझे, तो थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ेगी, समझने के लिए है बस। कितना है, 5,000 था। ये दोनों अमाउंट मिल गया, यानी मुझे अगर पूछा जाए टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो गया, तो ये 170 ही बोलेंगे रिसीव हो चुका है। अब वो भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है। अगर जोड़ के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। इसके बाद देखो, अब यहां तक का काम हो गया हमारा। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय, अब ये क्या था, ये क्या था बताओ मुझे। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। मैंने बोला है हमेशा ब्रांच ब्रांच मत सोचो, नॉर्मल सिनेरियो में भी सोच सकते हो इसको। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। देखो इसका खर्चा अगर मैंने पेमेंट किया, मेरा डेटा है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू कि मैंने इसको पैसा दिया है। बात तो यही है भाई, इसने इसकी दुकान से सामान खरीदा, पैसा मैंने इसको दिया, इसने उसको पकड़ा दिया, एक ही बात है। या मैंने डायरेक्ट इसको पेमेंट किया, एक ही बात है। दोनों मतलब समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे टू कैश, और ब्रैकेट में मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ यहाँ पे पेटी कैश बोल देता हूँ, पेटी एक्सपेंसेस बोल देता हूँ। 4,000 का था, ये तुम्हारा कितना था बेटा, ये तुम्हारे बड़े खर्चों के लिए था, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो। अब कहानी क्लोजिंग बैलेंस की आगे जो है बस वही, बस कोशिश किया करो एक आध लाइन का गैप रखा करो जब लास्ट में जाया करो बैलेंसिंग करने। तो मैं इधर लिख देता हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर पहला बैलेंस इम्प्रेस्ड कैश का उठा लो, इम्प्रेस्ड कैश का क्या कुछ अलग दिया है, देखो जरा, नहीं दे रखा है। चलो फाइंड आउट करेंगे, अभी करेंगे। कुछ दे रखा, डेटर का बैलेंस था दूसरा, जो सीक्वेंस है वही लिख रहा हूं मैं। डेटर का बैलेंस दे रखा है, निकालना है बताओ। चलो ये भी निकालना है, ये भी निकालना, भी बात करेंगे, जो निकालना उसकी टेंशन नहीं। फिर स्टॉक का बैलेंस दे रखा है क्या, कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब यहाँ देखो थोड़ा सही से लिख रखा है, तो स्टॉक यहाँ आ जाएगा हमारे पास, दोनों जोड़कर कितना बेटा, क्या कोई एक्स्ट्रा बैलेंस आ रहा है, पेटी कैश एक्सपेंस है, करो ना एक्सपेंस, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे पास बस अब यहाँ पे पेटी कैश का बैलेंस तो आ गया, इंटरेस्ट कैश, पेटी कैश मतलब इंटरेस्ट कैश। तुम्हारे पास पहले कितना था बेटा, जरा बताओगे, ध्यान से जवाब देना, कितना था, कितना और मिला, 6,000 हो, नहीं नहीं ये पेटी एक्सपेंस का, 4 और 2 कितना हो गया, 6,000। और कितना तुमने खर्चा कर दिया, लिखा तो है लास्ट में कितना खर्चा कर दिया। तो अब तुम्हारे जेब में बचा कितना, अगेन 2,000 पे, जहां से चले तो वहां आ गए, कोई दिक्कत। क्या बैलेंस बच गया है, डेटर नहीं पता, कैलकुलेटर आप सबके पास है, निकालिए जरा, क्वेश्चन देखिए। ये बच्चों वाला काम है, देखो कितना आसान है, कैलकुलेटर निकालो। तो तुम्हें बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम्हें सीखना है, मेरा काम सिखाने का है, खुद करके देने का नहीं है। कैलकुलेटर उठाओ, तुम्हें पता होना चाहिए डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, डेटर का, क्रेडिट सेल या कैश सेल। तो ओपनिंग बैलेंस पकड़ो कितना है, 25,000, क्रेडिट सेल कितना है, ऐड कर लोगे ना, और जस्ट आगे बढ़ोगे तो रिटर्न है 3,000 का, माइनस करोगे, बोलो। बैड डेट से 1,000 का क्या करोगे, और डिस्काउंट है 2,000 का क्या करोगे, उसके अलावा कुछ है। कितना आया ये बताओ, कितना, 149, ये बैलेंस आया। रुको ना एक सेकेंड, कुछ कलेक्शन हुआ, कुछ कलेक्शन हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम बाय हेड ऑफिस, ठीक है। एक सेकेंड, कलेक्शन नहीं पता है ना इसमें, शायद कलेक्शन पता है इसमें दिया है, निकाल लेंगे ना, उसकी टेंशन नहीं। रेमिटेंस कितना किया बेटा बताओ, 1,70,000, कितना रेमिटेंस किया है, 1,70। चलिए काम करते हैं अपना, रेमिटेंस 1,70 किया, ये ध्यान दीजिएगा। कैश सेल कितना था इसके पास, 45,000, ऊपर कोई कैश बैलेंस नहीं था, ठीक है ना। कैश खर्चों के लिए कितना आया था इसके पास, 30,000, कितना आया था, 30,000। 45 प्लस 30 कितना हो गया बता दो मुझे, 75,000। अब ये मान कर चलोगे कि जो 30,000 है वो एक्सपेंस भी कर दिया तो वापस 45 पे आ गए, ये सुनो जवाब दो मुझे, पक्का है। क्या कोई और कैश था, नहीं सर। तो 1,70,000 के रेमिटेंस में हमारा कैश रेमिटेंस कितना माना जाएगा, 45,000, याद रख लेना, 175 नहीं बेटा, केवल 45, 170 नॉट 75।
1,70,000 का जो सेल रेमिटेंस है उसमें से 45,000 अगर हमारा कैश सेल है तो बताओ क्रेडिट वाले से कितना गया है? 125। ये रेमिटेंस कहां से गया है? जो हमने डेटर से कलेक्ट किया, तो 125 माइनस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कितना? ध्यान देना इस चीज पे बेटा। वर्किंग नोट बनेगा यार, चिंता मत करो, ऐसे नहीं सॉल्यूशन होता। वर्किंग नोट बनेगा, वो मैं अभी बनाऊंगा, बट पहले तुम्हें क्वेश्चन तो करा दूं। अब तुम प्रॉफिट निकाल लो तब तक। प्रॉफिट हो गया तुम्हारा आने लायक ना, बताओ कितना है? डेटर का वर्किंग नोट बनेगा, चिंता मत करो, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। I'll tell you, वेट कर। अज्यूम नहीं कर रहे, क्वेश्चन ने खुद ही बताया, अभी बता दूंगा। आपको एक दो जगह पे थोड़ा सा इश्यू बनेगा, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए। पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए कितना। 15, 15, ये रहा 15,000। अब एक दो सवाल आ गए। पहला सवाल आ गया कि सर हमने ये क्यों मान लिया 30,000 का खर्चा कर दिया गया। सर एक बात बताओ, यहाँ लिखा ही है कि ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय। तो अब आप समझो, हेड ऑफिस ने उसको कैश दिया, ये तो मान रहे हो, लेकिन वो कैश का क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया ना। बोलो बेटा, इसको इस एंगल से समझो। ये है दुकानदार, सुनो ध्यान से, ये है दुकानदार, तुमने इसके वहां से सामान लिया, पेमेंट मैंने अपनी जेब से डायरेक्ट इसको कर दिया। एक सीन इसको समझो। या ऐसा हुआ कि वो पैसा मैंने तुम्हारे हाथ में दिया और तुमने इसको पेमेंट कर दिया, दोनों में कोई डिफरेंस होगा क्या? अब ये मत बोलना सर हाथ लगाने का डिफरेंस है, उससे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अल्टीमेट ट्रांजेक्शनल डिफरेंस आ रहा है कुछ नहीं। तो आप इसको इसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो कि हेड ऑफिस पेड डायरेक्टली, बट आप मानो हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया, ब्रांच ने एक्सपेंस कर लिया। समझे कि नहीं समझे? वही वाला है। तो ये खर्चा हो चुका है, 30,000 जिंदा नहीं मर चुका है, तो खर्चा हो चुका है। ठीक है, बोलो बेटा, चले। अब वर्किंग नोट बनाना है हमें, वर्किंग नोट भी बनाना है ढंग से, देखो। वर्किंग नोट हमें बनाना है, पहला वर्किंग नोट निकालना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम, नहीं दिया था ना? ये तो बहुत छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा यार, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। लिखूंगा टोटल रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज टोटल कितने हैं बेटा? 170, 170 यानी 170, लेस कर दूंगा क्या? कैश सेल्स। कितना? ध्यान से देखना, हेड ऑफिस का सारा खर्चा हेड ऑफिस खुद मीट करता है, ब्रांच को खर्चे की कोई जरूरत नहीं रहती है, ठीक है ना? तो इसलिए सारा अमाउंट क्या है? ये कैश सेल का भी भेजा होगा, क्रेडिट सेल का, ये है कलेक्शन। आ गया कलेक्शन, बोलो। और दूसरा वर्किंग नोट क्या चीज का चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ। आप इसके लिए चाहो तो अकाउंट भी बना लो, मैं एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनाऊंगा, ठीक है ना? मेरे को जरूरी नहीं अकाउंट बनाने का, वही प्लस माइनस अकाउंट बनाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कैसे बनेगा? ओपनिंग डेटर बताओगे मुझे? ओपनिंग डेटर कितना है बताओगे? 25,000। क्रेडिट सेल ऐड होगा माइनस होगा बताओ? ऐड कर लो क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल ऐड करेंगे कितना बेटा? 1,30,000। सर इसमें से लेस कर दो, सेल्स रिटर्न दे रखा है नहीं दे रखा है? कितना? फिर लेस कर दो क्या? बैड डेट्स, ये भी क्लियर होगा। बैड डेट्स माइनस कर दो कितना? 1,000। और कुछ था क्या? हाँ डिस्काउंट था, लेस डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट अलाउड? ऑब्वियसली यार, डिस्काउंट अलाउड कितना बेटा? 2,000। और उसके बाद लेस कर दो क्या? कलेक्शन नहीं, कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कितना? 1,25,000 इफ यू नो। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट आए। टोटल कितना आ गया बेटा? 24,000। ये आपका आ गया क्लोजिंग बैलेंस।
सिंपल। इसी काम को अकाउंट बनाना हो तो क्या करोगे भाई, डेटर हमारा एसेट है, हाँ है ना, ये जितनी चीजें प्लस हो रही हैं ये सब डेबिट में चली जाएंगी, जितनी चीजें इतनी सारी चीजें मैं खींच लिया है। ये दो चीजें प्लस हो रही है डेबिट में जाएंगी, यस नो जवाब दो। ये इतनी चीजें किधर जाएंगी, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। सिंपल है। आप अकाउंट का शेप देना चाहते हो अकाउंट का शेप दे दो, स्टेटमेंट बनाना चाहते हो स्टेटमेंट बना दो, आप फ्रीडम के साथ जा सकते हो कहीं भी। ठीक है, आई होप यू आर ओके विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पे डन। चले बच्चे नेक्स्ट पे, 3 मैक्सिमम। आज मैं तुम्हें डेटर्स मेथड के साथ साथ स्टॉक डेटर के भी कुछ कंसेप्ट है ना, क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो, अभी नेक्स्ट मेथड का नाम लिखा था क्या, स्टॉक एंड डेटर मेथड, और यहाँ पे तीसरा मेथड का नाम लिख दिया क्या, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और क्वेश्चन ट्रेडिंग एंड पीएनएल का दे दिया। ठीक है, तो थोड़ा मॉड्यूल में मिक्सिंग बहुत है, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा मिक्सिंग है, तो उसको हम थोड़ा सा साइड बाय साइड करते हुए देखो, ये जो क्वेश्चन हमारा इसमें तीनों मेथड है शायद देखने पर, ये बढ़िया है फिर तो। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास का प्राइम टारगेट यही है हमारा, ठीक है ना, जिसमें तीनों मेथड है। ठीक है भाई, ताकि तीनों मेथड हमारे साथ एक साथ हो जाएंगे, रिवाइज भी हो जाएंगे। तो कोशिश करूंगा कि आज मैं स्टॉक एंड डेटर को भी निपटा दूं। अभी एक क्वेश्चन जो हमने किया है, दूसरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, पहले समझ में आ गया तो सही है। ये कौन सा मेथड है, हाँ नेसेसरी लेजर अकाउंट्स लिखा है ना, तो स्टॉक एंड डेटर ही होगा। ठीक है, फिर से डेटर्स मेथड, वाह। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कहता है इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड ए उठा लो। थर्ड ए यानी कि यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नाम होगा, हैरिसन न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ए, क्या ये यही है, यही है ना, यही है। इसको निपटाएंगे, इसको निपटाएंगे साथ साथ, आप सब लोग ज्यादातर लिखोगे, आई विल हेल्प यू आउट, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा। इसके जस्ट बाद हम स्टॉक एंड डेटर मेथड के कंसेप्ट पे आ जाएंगे, और फिर क्वेश्चन दोनों के पैरेलल ले चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में ये मेथड वाले काम हो जाएंगे खत्म ऑलमोस्ट। फिर थर्ड क्लास में कुछ एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, थर्ड क्लास मतलब थर्ड क्लास वाला थर्ड क्लास नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, थर्ड थर्ड वन क्लास जो भी होगी, ठीक है ना, वो सारे कर लेंगे, पूरा चैप्टर ही कवर में आ जाएगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? कोई टेंशन नहीं, पढ़ ले, थोड़ा सा रिवीजन होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कुछ नहीं है। अब ये समझो ना, अगर तुम यहाँ कर ले रहे हो साथ के साथ, तो तुम्हें दोबारा करना ही नहीं है, रिवीजन में भी नहीं करना पड़ेगा, अब तो हो गया ना इस चीज का। तुम बाद में रिवीजन तो करते ना, अब नहीं करो रिवीजन, यही साथ के साथ खत्म कर लो। बात तो वही है, घर पे अकेले में बैठ के रिवीजन करते शायद ये काम 3 घंटे 4 घंटे में करते, या 2 घंटे में हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसके साथ हम चलेंगे, ब्रांच अकाउंट क्या लिखेंगे, न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट, फॉर्मेट बनाइए, न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट, सिंपल फॉर्मेट जो अभी तक है। और ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, आई विल गो विद द लोडिंग वाला पोर्शन, इफ यू रिमेंबर, ध्यान से देखना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाला पोर्शन, स्टॉक रिजर्व एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, लॉट ऑफ टाइम बोल रखा था, पिछले किस चैप्टर में बताया था, सर कंसोलिडेशन में बताया था, और इसके लिए मैंने कई बार आपसे बोला भी था, डिस्कशन भी किया था, इसके ऊपर थोड़ा प्रॉपर फोकस कर ले, यहाँ भी आएगा, ये बोला भी था।
अब यहाँ क्या है, देखो गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट, यानी अगर कॉस्ट 100 है तो 120 में भेजा है। क्लियर है? तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपके इनवॉइस प्राइस पे दिखेंगे उसको आपको रिवर्स करते चलना है। ठीक है, देखिए ओपनिंग स्टॉक आई डोंट थिंक सो इस क्वेश्चन में है नहीं है क्या सर? बहुत कायदे से और ध्यान से क्वेश्चन को देखना। यहां लिखा है 25,000, अगर तो ये नहीं लिखा होता कॉस्ट तो हम इसको मान लेते इनवॉइस प्राइस, लेकिन लिख दिया कॉस्ट, तो एज इट इज लिखोगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे ना, सबसे पहले लिख डालो, फटाफट लिख डालो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? सर स्टॉक लिख लेना कितना, 25,000। क्लियर है? बोलो। डेटर लिखा है 32,750, ये भी लिख दो, ओपनिंग बैलेंस लिख दो फटाफट 32,750। और कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड लिख देना कितना, 5,000। हो गया नहीं हो गया? हो गया बेटा, डन। क्लोजिंग बैलेंस अभी बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। सी गुड्स सेंड टू ब्रांच अगेन एट, अगर एट कॉस्ट है तो क्या हमें लोडिंग के बारे में सोचना है? नहीं। तो लिख लीजिए यहाँ पे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, बट मैं साथ के साथ कंसेप्ट दे दूं। अब समझे रिवीजन क्यों मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ करोगे तो थोड़ा एडवांटेजियस हो जाए। अब समझो ध्यान से देखो, अब 2 मिनट रुक जाओगे आप लोग गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखने के बाद। इमेजिन करो ये 25,000 नहीं, ये है 30,000। कितना है? और ये 2 लाख नहीं, 2 लाख का 20%, 40,000, तो 2,40,000 है। ठीक है, और ये कॉस्ट नहीं किस पे है, समझिए ध्यान से, ये भी इनवॉइस प्राइस है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर रहा हूं। तो बेटा जो भी आपको पता है आपको कॉस्ट निकालनी होगी, तो 30,000 में लोडिंग इंक्लूडेड है। अब आप यहाँ तो देख रहे हैं ना 5,000, एग्जाम में तो एक ही अमाउंट मिलेगा। आप मुझे बताओ क्या इस 30,000 में 20% इंक्लूडेड है या नहीं है, ये बताओ। इंक्लूडेड है या नहीं है? है। और रेट किस पे था, कॉस्ट पे था, तो 20/120 करोगे, कॉस्ट पे था ना, इंक्लूडेड है, 20/120 कितना आ जाएगा? 5,000 आ रहा है, श्योर, चेक कर लो 20। तो ये 5,000 इधर लिख देंगे बाय स्टॉक रिजर्व, ये वर्ड यूज करते हैं हम, स्टॉक रिजर्व ऑन किस पे, ओपनिंग स्टॉक। ये क्रेडिट साइड में लिख देंगे, कैंसिल हो जाएगा कितना, 5,000। खत्म। यहां नहीं करना, ये तुम्हें समझा रहा हूं, आगे क्वेश्चन में मिल सकता है। ये कितना है, इसमें भी इंक्लूडेड है, तो क्या करोगे, 240 इंटू 20/120 कितना आ रहा है, 40,000। वो तो प्लान ही किया 40,000 आने के लिए। इसको क्या लिखोगे, इधर लिख देना बाय क्या, गुड सेंट टू ब्रांच, कितना, सेम नाम जो लिखा है इधर वही नाम, इधर कैंसिल हो जाएगा कितना। सर माइनस करके कॉस्ट पे मत लिखना भाई, लिख देना क्रेडिट साइड में, भले माइनस करके मत लिख देना डायरेक्ट कि कॉस्ट पे लेके आ जाते हैं। काम मत करना, ग्रेजुएशन का पेपर नहीं है, सीए का पेपर है, एग्जामिनर हर चीज को नोटिस करता है। समझ में आ गई बात? लेकिन हमारा क्वेश्चन किस पे है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते थे, बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है सर, अब जबरदस्ती हम इसको इनवॉइस प्राइस पे नहीं ले जाएंगे। सर आपने तो कहा था, अरे मैं ये कह रहा हूँ जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम करेंगे, नहीं दिया क्वेश्चन कॉस्ट पे दिया तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, हमें नहीं करना, फिर रिवर्स कैलकुलेशन करने नहीं जाना। पक्का? हो सकता है बुक में किया हो, आई डोंट केयर, एक बार चेक करा देता हूँ, देख लेता हूँ। ये रिवर्स देखो, बहुत तेज है। अगर बुक में किया है करने दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सर इससे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये खुद अगर बोल रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो तुम उसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा लिख भी दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ तुम? कोई फर्क पड़ेगा इससे? यही तो मैंने समझा ही दिया उल्टा ना। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा जाना चाहते हो एक्स्ट्रा माइल जाओ, नहीं सेम लिख दो, क्या दिक्कत है? क्योंकि बुक में इतनी परमिशन दे दी गई, अगर इन्फॉर्मेशन दे दिया तो। ठीक है ना? और ये इन्फॉर्मेशन आई कहां से, ब्रांच से आई है। अगर ब्रांच खुद कॉस्ट जान रहा है तो ब्रांच खुद कॉस्ट पे मेंटेन कर लेगा, हम क्यों जाएंगे मेहनत करने यार। अच्छा आगे चलते हैं, कहता है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच अंटिल दैट डेट एट इनवॉइस प्राइस कितना, ये मिला है उसको 220,
अभी बाकी गुड्स इन ट्रांजिट भी है, तो ये हमारा 2 लाख नहीं है, 240 के हिसाब से होगा, यस नो, इनवॉइस प्राइस याद करो, और उसमें से 220 मिला है, तो कितना ट्रांजिट में है, 20,000 एट इनवॉइस प्राइस। क्लियर है कि नहीं बताओ, ये कंसेप्ट इतना क्लियर, इसको भी लिखना नहीं है कुछ, ठीक है ना, ओके है यहां तक, जवाब दो बेटा, जवाब दो जल्दी जल्दी, क्या क्रेडिट सेल और कैश सेल से मुझे कोई मतलब है, लेकिन कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस से मतलब है, तो लिख दीजिए फटाक से, किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाई कैश या बाई बैंक, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट लिखा है बेटा एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे, टू बैंक या टू कैश लिख देंगे, ये मानेंगे कि हमने ब्रांच को दिया और ब्रांच ने पेमेंट कर दिया। क्लियर है, बोलो, लिखा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है, यहां तक हमने सारे पॉइंट्स यूज कर लिया अभी तक, बोलिए जवाब दीजिए मुझे। अब हम चलेंगे क्लोजिंग बैलेंस से, थोड़ा संभल के क्लोजिंग बैलेंस पे चलेंगे। आपको एक चीज दिख रहा होगा कि आपको क्लोजिंग बैलेंस किसका किसका दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, डेटर स्टॉक सबका दे दिया ना, गेम है सर, गेम है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ रफली, देखिए ध्यान से, बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस, सर पहले लिख लो स्टॉक, चलो लिख देता हूँ, लेकिन लिखना मत, अमाउंट मत लिखना, रुक जाओ, स्टॉक में रुक जाओ, एक लाइन गैप भी दे देना, डेटर्स लिख दो, डेटर्स तो क्लियर है ना, कितना, ये क्वेश्चन बहुत आसान था अगर देखा जाए तो, कैश, कैश कितना, इनफैक्ट कोई चीज तो मिस करनी थी इसमें से, डेटर और कैश में से, 28,000 जो स्टॉक है इन हैंड है, याद रखना, इन हैंड कितना है बेटा, 28,000, और इन ट्रांजिट कितना लिखोगे, अब समझ में आया क्यों बोला मैंने ये, कितना लिखोगे, 20,000, ये मैंने निकालना सिखा दिया था तुम्हें। टोटल स्टॉक कितना है सर, 48,000 में लोडिंग भी है, तो इधर आ जाओगे टू स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में आओगे नहीं आओगे बताओ, लोडिंग तो रिवर्स करने जाओगे ना, बहुत बेसिक है, कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में करते थे ये सब काम, तो बहुत बेसिक है। 48,000 में कितना लोडिंग इंक्लूडेड है, 20%, कितना आ जाएगा, 20% तो 20% है ना, 20/120, 8,000 आ जाएगा, तुमने क्या सुन लिया था? कुछ अलग चला गया ये, ठीक है अभी, अब आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन में ना, मैं अगर क्वेश्चन फ्रेम करता, इसमें से डेटर गायब कर देता क्लोजिंग वाला, और बोलता डेटर निकालो, फिर सर पंगा पड़ता, हाँ अगेन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो जाता, रेमिटेंस तो किया है लेकिन कलेक्शन नहीं दिया, तो कलेक्शन के लिए आपको पता भाई सेम काम करना पड़ जाता, हाँ या ना, बोलो बेटा, सभी समझ में आ गया सबको, आप देख लो यहाँ पे, ये है इसका सॉल्यूशन, इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन अगर देखा जाए, देखो ध्यान से, सब कुछ तुम्हारा सेम है, सिंपल है, बोलो, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दैट, इजी है ये, पक्का है, अरे प्रॉब्लम नंबर 8 के बाद से ऐसा क्या तुम्हें मिल गया, तुम लोग बैठे, यही है, अरे ये आउटलेट वाला, ये तो मेरे को पता नहीं यार, ये समझ नहीं आ रहा, ये डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन इसमें क्यों घुसा, ये डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन है, ये आउटलेट स्टॉक आउटलेट वाला क्वेश्चन, हाँ मॉड्यूल ही तो है ये, हाँ उसमें डिपार्टमेंटल वाले में था, ये तो मुझे पता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट में तुमने पढ़ा होगा, नहीं ये एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा है, तभी मैं सोचू ऐसा क्या आ गया, ये डिपार्टमेंटल अकाउंट है, देखो ना, हाँ बट उतना नहीं है जितना चाहिए, उतना नहीं है, देखो ना लिखा है ना नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स, तो वो डिपार्टमेंटल वाले कंसेप्ट पे जाएगा, और इसमें अंतर पता है किस चीज का बवाल है, इसमें बवाल ये केवल स्टॉक रिजर्व लोडिंग इसी का बवाल है,
थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलेगा, मैं बताता हूँ। और कौन सा दिक्कत है यार, ये जर्नल एंट्री वाला क्या? फिर 8वें के बाद और क्या बचा कुछ फॉरेन ब्रांच के अलावा? इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, ये वाला, ये तो बहुत आसान था। 10 दोनों का ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ये नोट इसके लिए है, ये क्वेश्चन है। ऐसे बॉक्स बना के कौन नोट, आधी लाइन यू आर रिक्वायर्ड टू बोथ सेट ऑफ बुक्स, ठीक है, यहां तक भी नहीं लग रहा था, नीचे क्वेश्चन में कुछ और है, ठीक है, ये भी देख। ठीक है बेटा, बहुत नॉर्मल है, बस ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हेजिटेट हो जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन दोनों दोनों आ गई ना। और ये ट्रेडिंग पीएनएल मेथड है ना, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट भी बनाना होगा शायद, देखो ये लिखा है, एक बार देते हैं। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट का नाम आते ही कई बार ब्रांच में हो जाती है। और इसके बाद भी क्वेश्चन है जो हेड ऑफिस, ब्रांच और एंटायर, तो हम कॉलमर फॉर्म में बनाएंगे और एक टोटल का कॉलम जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा एक में ही। और फिर बैलेंस शीट, तो ये भी सिंपल सेम ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। और इसमें इंफॉर्मेशन कम है तो थोड़ी दिक्कत इसीलिए आई होगी। जब इंफॉर्मेशन कंसाइज होता है ना, तो वो क्वेश्चन छोटा नहीं होता, क्वेश्चन ट्रिकी होता है। हाँ, हाँ इंफॉर्मेशन, अच्छा ये इंफॉर्मेशन है, ओके फिर कोई दिक्कत, फिर तो बढ़िया है। अच्छा ये भी नोट करके दिया है। कोई नहीं, थोड़ा ज्यादा है इसलिए भी घबरा गए होंगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन अगर इस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो हाईएस्ट मार्क्स में जाएगा, याद रखना। हाँ, ये वाला, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मैं बैठा हूं ना इसके लिए, ये सब तो टेंशन, ये डर लगता है ना ऐसे क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद क्या होता है, हमें लगता है यार ये क्या ही आ गया है। ये तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन 12 है ना, इसके बाद तो नहीं होगा मुझे जहां तक लग रहा है, बढ़ा दिया क्वेश्चन इसमें। ये देखो 13 भी है, हेड ऑफिस ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ठीक है, इनकम्प्लीट, वाओ, ये वो काम कर रहा है जो आमतौर पर क्वेश्चंस के साथ मैं करता था। मैं क्या करता था ना ओल्ड सिलेबस पे, जैसे कई चैप्टर्स है, ब्रांच हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, फिर और क्या हायर परचेज हो गया, और 3-4 चैप्टर। तो जब टेस्ट लेता था तो एक क्वेश्चन ऐसा करता तो घुमा के तीनों चारों चैप्टर मर्ज करके एक एक पॉइंट और एक क्वेश्चन बना दिया। इंश्योरेंस क्लेम का मेरा एक फेमस क्वेश्चन अभी भी पूरे गुड़गांव में दौड़ता है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 मेरे, प्रॉब्लम नंबर 6 मेरे वो असाइनमेंट का, वो उसमें ब्रांच डिपार्टमेंट मतलब मल्टीपल चैप्टर्स का मिक्सचर बना दिया है उसमें, तो बड़ा मजा आता था। वो क्वेश्चन एक कर लिया तो पूरा टॉपिक तैयार, इंश्योरेंस के लिए पूरा तैयार हो गया। तो ऐसा होता था, तो ऐसा करता था, ये काम बड़ा अच्छा किया वैसे। इनकम्प्लीट भी है, यानी सिंगल एंट्री का भी कंसेप्ट देखेगा, बढ़िया यार। उसके बाद फॉरेन ब्रांच, ओह अभी टेंशन में हूँ, ओके, टेंशन ना करो, बैठा हूँ इसी काम के लिए, सारी चीजें क्लियर करके दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम कौन सा क्वेश्चन करें हैं? क्वेश्चन नंबर, मेथड नंबर 1, दूसरा मेथड क्या है सर बताओगे? उस पर भी बात कर लेते हैं फटाफट। स्टॉक एंड डेटा, नोट्स निकाल लो, नोट्स बताया हुआ तुम्हें। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, आप नोट्स निकाल लीजिए, ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल क्या होता है सर? जिसमें डिटेल में एनालिसिस करनी पड़े, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर दिस मेथड टू प्राइमरी एसेट्स ऑफ द ब्रांच, कौन कौन से बताओगे? दो प्राइमरी एसेट, कौन कौन से एसेट? स्टॉक और डेटर। ब्रांच का एसेट हमारा ब्रांच डेटर नहीं, वो वहीं पे खत्म हो गया, ब्रांच के अपने स्टॉक, ब्रांच का अपना डेटर, उसको हम डिटेल में मेंटेन करते, लिखा है टू प्राइमरी एसेट्स नेमली
stock and debtors are accounted for in full details. Clear है? बोलो. Under this method, the following accounts या following ledgers need to be prepared. अब कुछ सेट ऑफ लेजर्स बनाते हैं जिससे क्वेश्चन काफी इजीली डन हो जाता है. सबसे पहला क्या है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट. ये याद रखना, ये किस पे बनेगा? इनवॉइस प्राइस पे. वैसे भी याद रखना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस पे बनेगा? इनवॉइस प्राइस पे. दूसरा क्या बनेगा? ब्रांच डेटर्स अकाउंट. ब्रांच एज अ डेटर नहीं, ब्रांच के डेटर का अकाउंट, जो हम वर्किंग नोट बना के डेटर का डिटेल निकाल रहे थे ना, वो वाला काम करना है. तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट. नेक्स्ट क्या लिखा है? गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट. तीसरा क्या लिखा है? चौथा क्या लिखा है? ब्रांच कैश एंड बैंक अकाउंट. उसका भी रिकॉर्ड रखेंगे. नेक्स्ट क्या लिखा है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. ये लिखा है ना. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि हम स्टॉक रिजर्व यानी लोडिंग को एलिमिनेट कर सके, इफेक्ट ऑफ लोडिंग. ठीक है. और उसके बाद क्या लिखा है बेटा? ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट. ये ऑप्शनल है, अगर क्वेश्चन कहेगा तभी बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे. नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा? ये भी क्वेश्चन बोलेगा तभी बनाएंगे, अदरवाइज ये भी स्किप कर सकते हैं. और लास्ट क्या है बेटा? ब्रांच पीएनएल अकाउंट से फाइनली हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा. आगे मेथड के बारे में थोड़ी बहुत चीजें और भी लिखे हैं. वही ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एलिमिनेट द लोडिंग इफेक्ट ऑन गुड्स that have been transferred to the branch along with stock. ठीक है, वो तो देख लेंगे. The final balance of the branch adjustment reflects the ग्रॉस प्रॉफिट. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करके वहां से हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे. ठीक है. तो चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन में हम क्या क्या कर सकते हैं और किस स्टेप पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बहुत शुरू में एक क्वेश्चन था स्टॉक एंड डेटर का. शायद 2 से ही था. यही से था, देखो ना. इसमें दोनों तीनों थे. इसमें दोनों तीनों थे. इसको मैंने क्या बोला? कल कर लेंगे. चलो कोई नहीं, इसको कल कर लेंगे. 3A पे याद. ठीक है, एक बार मेथड सेपरेटली प्रैक्टिस कर लो, क्या दिक्कत है? 3A पे आ जाता है. ये है ना, वही जो अभी किया था. और आंसर आपको पता है इसका कितना प्रॉफिट आया था आपका? तो आपका प्रॉफिट सेम आएगा, मेथड कोई भी फॉलो करो क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला. ठीक है बच्चे, प्रॉफिट आपका सेम आने वाला है, मेथड चेंज करने से प्रॉफिट चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर दिस. जस्ट अ सेकेंड. सर सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, 4 अकाउंट का फटाफट फॉर्मेट बनाएंगे. ज्यादा बड़ा नहीं, अपने क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. सर अभी नहीं, एग्जाम में तो प्रैक्टिस के बाद इतना आइडिया लग जाएगा कौन सा अकाउंट कितना बड़ा बनना चाहिए. ठीक है ना. और उसके बाद केवल क्रॉस पोस्टिंग करने की बारी है और कुछ नहीं है. ध्यान से देखो. सबसे पहले कौन सा अकाउंट? तो सबसे पहले अकाउंट का नाम क्या था? ब्रांच स्टॉक अकाउंट. फॉर्मेट बना लेंगे कॉपी पे. सभी लोग साथ में बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ. अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा मैं. अगर मुझे पता है स्टॉक एंड डेटर मेथड लगाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हाँ ऑब्वियसली क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही काम करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि अभी उसके बेस पे सॉल्व किया है. तो पहला अकाउंट क्या बनेगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट. ऑब्वियसली ये कौन से वैल्यू पे बनता है? इनवॉइस वैल्यू पे. ठीक है. ठीक है. दूसरा अकाउंट क्या था बेटा? ब्रांच, या ऐसे कर लो, गुड सेट टू ब्रांच. छोटा सा अकाउंट होगा, गुड सेट टू ब्रांच अकाउंट. बहुत आसान होता है, ये याद रखने, बहुत आसान मेथड है. इनफैक्ट टेक्निकलिटी नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा लेबरियस वर्क है और कुछ नहीं है. टेक्निकलिटी का काम आपका बाकी 2 मेथड्स में हो गया. तीसरा कौन सा अकाउंट था? ब्रांच कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट. वर्ड यूज करेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट. तीसरा है ये ब्रांच
ब्रांच कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट जो चौथा अकाउंट है वो क्या है, बोलो। ब्रांच डेटर्स अकाउंट। चलिए, अब आप ये पहले चार अकाउंट ये निपटा देंगे, बाकी सर बाकी का इम्प्लीकेशन वो ऐसे क्रॉस ट्रांसफर से नहीं आएगा, आएगा बट वो डायरेक्टली लास्ट में भी करोगे तो हो जाएगा। ये चार अकाउंट पहले प्राइमरली बनेंगे बैक टू बैक साथ में, मतलब साइमल्टेनियसली वर्ड यूज करो ज्यादा सही। सर सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस खोजो, क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है? हाँ सर, स्टॉक का है, डेटर का है और कैश इन हैंड भी है। सर स्टॉक का बैलेंस लिखना, मैंने क्या बोला था, ये स्टॉक अकाउंट कौन सी वैल्यू पे बनेगा, तो इनवॉइस वैल्यू निकालना पड़ेगा, याद है? तो इनवॉइस वैल्यू क्या आ जाएगी, 30,000। क्लियर हो रहा होगा अब तो, ये सब वैल्यूज तो याद हो गई हैं लगभग लगभग, क्वेश्चन अभी किया था। 30,000 सर, और किसका बैलेंस दिया था, डेटर का। ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 37, अच्छा 32,750, क्या, अच्छा ये दिक्कत हो जाए। अरे मैं तो लिख रहा हूँ, बड़ी दिक्कत से ही लिखता हूँ दोस्त, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती, पेन हाथ से निकलता जाता तो कई बार कुछ भी हो जाता। 32,750 क्या हो गया निस्टर, बेंच तोड़ दिया। और कैश का बैलेंस भी दिया शायद, तो यहाँ भी लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा। चलिए ये हो गया, ये बैलेंस से हमने ओपनिंग वाले लिख दिए, ठीक है। क्लोजिंग भी आएगा, ठीक है क्लोजिंग भी आएगा, अगर चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का लिख देता हूँ, ये खुद अपने इनवॉइस प्राइस पे, लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पे गेम था इसलिए मैं इसको बताऊंगा अभी। अगर आपको क्वेश्चन पहले से बता दिया तो इन हैंड आपको पता होगा कितना होगा, मतलब गोडाउन में कितना है, 28,000 का, और इन ट्रांजिट कितना है, इन ट्रांजिट है 20,000। तो ये हो जाएगा, इतना समझ में तो आ रहा होगा। अच्छा कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना, कैश का क्लोजिंग बैलेंस 2500, और लास्ट में हमारा डेटर का भी क्लोजिंग बैलेंस है, वो भी लिख देता हूँ बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना था, 26,000। नहीं देता तो हम निकाल के लाते, दे रखा तो कोई बात ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन को चलते देखिए। पहला ट्रांजेक्शन क्या है भैया, क्या लिखा, गुड सेंड टू ब्रांच कितने का बेटा, 2,40,000। ये आया स्टॉक में यहाँ पे, किसके, ब्रांच के, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना बेटा, 2,40,000। पूरा लिखना 240, ठीक है ना। अच्छा इधर भी आ जाएगा क्रेडिट में बाय ब्रांच, समझो ध्यान से, क्रॉस ट्रांसफर को समझो। किसको दिक्कत आई अभी बताओ मुझे, सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि समझने में दिक्कत आएगी तो लिखना छोड़ देना तुरंत, अगर लिखने के साथ एडजस्ट कर सकते हो ठीक है, नहीं अगर दिक्कत लग रही है तो लिखना छोड़ देगा, वहीं पे लिखना छोड़ देना और समझना केवल, क्योंकि डेविएशन नहीं चाहिए फिर। ब्रांच स्टॉक हो गया, कोई दिक्कत, पहला ट्रांजेक्शन दो जगह चला गया, बोलो। दूसरा ट्रांजेक्शन सर गुड्स रिसीव था, उसका तो कोई मतलब नहीं था, ये तो उसी का इनपुट है ना। क्रेडिट सेल किया, किधर जाता है,
अब एक बात बताओ, एट इनवॉइस प्राइस दिया है तो क्या खत्म हुआ होगा मेरे पास से? स्टॉक खत्म हुआ, तो मैं स्टॉक के क्रेडिट में जाऊंगा, बाय ब्रांच डेटर्स, कितना 165, यस नो। और डेटर्स के किधर जाऊंगा, डेटर्स के डेबिट में क्या लिखूंगा, टू ब्रांच क्रॉस पोस्टिंग होगी, कितना बेटा 165,000, कोई दिक्कत? अगला पॉइंट क्या था बेटे, कैश सेल था, कैश सेल से भी स्टॉक क्या हो रहा होगा, खत्म, तो इधर लिखेंगे बाय ब्रांच कैश एंड बैंक अकाउंट, कितना बेटा 59,000। और ये कहा जाएगा, कैश एंड बैंक के किधर, डेबिट में, क्या नाम से, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। देखो एकदम सिंपल है, कितना 59, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। तो बेटा एक बात बताओ, कैश खत्म हो गया किसका, ब्रांच का, तो इधर लिखेंगे बाई केवल कैश लिख देंगे या केवल बैंक लिख देंगे, कितना डेबिट किया है 2,22,500, ये रेमिटेंस हो गया, कोई दिक्कत, खत्म हो गया ये इतना कैश में से। नहीं बेटा बाई हेड ऑफिस नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये किसकी बुक्स में बन रहा है, ये किसकी बुक्स में बन रहा है, हेड ऑफिस की बुक्स में। अरे डिपेंडेंट ब्रांच है बदमाश, मेथड डिपेंडेंट ब्रांच है, खुद ही समझ जा, ठीक है, अभी क्लियर है ना। अच्छा कैश रेमिटेड हो गया, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम ये मानेंगे कि ब्रांच को हेड ऑफिस ने कैश दिया, तो टू क्या कैश, कितना, और हेड ऑफिस ने उसको खर्च दिया, तो बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, सॉरी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना बेटा, सर चाहते तो इसको नहीं लिखते, लेकिन अगर नहीं लिखते ना तो पीएनएल बनाते वक्त चांसेस थे कि गलती से इसको हम मिस आउट कर जाते, कि पीएनएल में ब्रांच एक्सपेंसेस तो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या माना, हेड ऑफिस ने हमें कैश दिया और हमने खर्चा किया, बात तो वही है ना यार, मेरे ही खर्चे को हेड ऑफिस ने पेमेंट किया, मैंने खर्चा तो किया था ना, कैश वहां से आया था, ऐसे मान लेते सिंपल, कोई दिक्कत, दोनों साइड हो गया तो जीरो भी हो सकता है, तो लेकिन जीरो करने में रिस्क रहता है। नेक्स्ट क्या है, क्या है नेक्स्ट, समझ नहीं है बताओ, बैड डेट्स कहाँ लिखूंगा, डेटर्स के क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट में बाय बैड डेट्स यूज कर लेता हूं, बाय बैड डेट्स, ये राइट ऑफ हो जाएगा पीएनएल पे जाके, अभी कितना है 750। हो और कुछ ट्रांजेक्शन है तो बता दो, नहीं है सर ट्रांजेक्शन नहीं है, छोड़ दो क्वेश्चन, पूरी मारो क्वेश्चन को, इधर रखो। सबसे पहले कभी भी अकाउंट क्लोज करने जाना पता है किसके पीछे पड़ना है, ये नालायक गुड्स एंड टू ब्रांच, देखो फटाक से खत्म हो जाएगा, गुड्स एंड टू ब्रांच। सर इसमें लोडिंग है, इसमें लोडिंग है, 40,000 है, कैलकुलेशन करके निकालोगे, जो लोडिंग है उसको भेज देना कहाँ पे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, कितना चला जाएगा 40,000, और बाकी गुड्स कहां से आया, खरीद के तो लाया होगा, कौन खरीद के लाया, हेड ऑफिस, तो उसके परचेज में एडजस्ट हो जाए, वही परचेज कहाँ जाता है, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, परचेज अकाउंट में। हाँ वो तुमने वो सुना है ना, कि अगर मान लो हमने एडवर्टाइजमेंट को परचेज से माइनस नहीं किया तो क्रेडिट में लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट में, सो अल्टीमेटली यू आर पासिंग द एंट्री, लाइक अगर सैंपल की एंट्री क्या करते थे हम, एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेज, आप एंट्री करो एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग, अल्टीमेट इफेक्ट आप ट्रांसफर की दिखा रहे हो, लेकिन एक्चुअल एंट्री क्या सही वाली मानी जाती थी, अगर जर्नल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये है आपका परचेज से डिडक्ट होने वाला पॉइंट है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कायदे से कहां से माइनस होना चाहिए, परचेज से माइनस होना चाहिए, हम किधर लिख देते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देते हैं, बात एक ही है, क्लियर है ना। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हम वो कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा होता नहीं हो, जब सही ऑप्शन है उतना ही टाइम लगना है, एक्स्ट्रा टाइम सेव हो नहीं रहा तो फिर फायदा नहीं है।
ये खत्म हो गया अकाउंट, ये फटाक से क्लोज हो गया। अच्छा ये क्लोज हो गया, अब किसकी बारी है, किसको निपटाओगे? कैश के बारे में कोई ट्रांजेक्शन है? देखो कैश के बारे में कुछ नहीं था सर। कैश के बारे में अगर डिफरेंस आ रहा है तो मुझे बताओ, आएगा? देखो कितना आ रहा है। अभी गेटिंग कैश डिफरेंस, ऑफ कोर्स डिफरेंस तो आ रहा है। बोलो इस बात का, कसम से इतना इतना खतरनाक तुम लोगों का रिस्पांस आ रहा है, अभी तक रिस्पांस आ जाना चाहिए था। कैश सेल्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है 59,000 देवी जी। बहुत अच्छे। एक बात बताओ कौन सा पॉइंट मिसिंग था? कितना कैश डेटर ने दिया वो मिसिंग है, तो हम कैश का बैलेंस कहां से निकाल लेंगे? मान लेंगे किसने दिया, ब्रांच डेटर्स ने। कोई बात नहीं बेटा, होता है, जरूरी नहीं है अभी एक ही बार में फटाक से क्लिक कर जाए। ये बैलेंसिंग फिगर है, कितना आ गया बताओ? इसको जोड़ो, 12,000 को स्किप ही कर लो ना। 161 शायद लगा दिया लास्ट में। अगर ये आ गया तो इधर आ जाएगा, किधर? डेटर्स के किधर, क्रेडिट में बाय ब्रांच कैश एंड बैंक अकाउंट, कितना 161,000। अब इधर कुछ बाकी है, देखो ये बराबर आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है, ये चेक करो। ये तुम्हारे लिए टास्क है, चेक करो, मजा आएगा। हाँ 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। डू वी हैव, रुको ना, कोई ट्रांजेक्शन है? कुछ बोला है इसके बारे में? नहीं नहीं, अगर नहीं बोला तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई डिस्कस अबाउट दैट, वो टेंशन छोड़ दो। कुछ नहीं है, मैच नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेना यार। हाँ वो कुछ भी ले लेंगे, अपना अजम्पशन रहेगा, वो देखेंगे अभी। नहीं ऐसा क्यों नहीं, 2,22,500, सॉरी 1,61,000 कलेक्शन है, 10,000 भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है सर। हो गया, चलो कोई नहीं, अब बाद में बात करेंगे, बैलेंस नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन रह गया क्या डेटर वाला, आप मुझे बताओ। ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल, कलेक्शन, ये मेन ट्रांजैक्शन है, क्लोजिंग बैलेंस भी है। तो अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है तो इसका मतलब कुछ अजम्पशन लेना है, क्या करना, अजम्पशन लेना, उसके लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इसको। ठीक है सर, यहाँ आ जाइए। स्टॉक में क्या कोई पॉइंट बाकी रह गया है? स्टॉक में ले जाने के लिए कोई पॉइंट बाकी रह गया आपके क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। सर अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा तो एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज देना, बताओ कितना आ रहा है डिफरेंस? या आ ही नहीं रहा है? ये 48 है बेटा, डेटर वाले को। ये तो पूरा ही आ गया, 2,000 का डिफरेंस इधर आ रहा है। तो क्या लिख दोगे, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, बोलो क्या हो गया, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई टेंशन की बात नहीं, 3 अकाउंट क्लोज कर चुका हूँ, डेटर का नहीं पता। सर डेटर में आप कुछ भी अजम्पशन ले सकते हो, यू कैन अज्यूम इट लाइक, डिस्काउंट मान लो ज्यादा सेफ। क्यों? क्यों? कौन? 61 दिया है तुमने? कहाँ 10,000 ने दिया, कहाँ है? कोई नहीं, उसने एक्सपेंसेस का अजम्पशन लिया, हम डिस्काउंट का अजम्पशन ले सकते हैं, क्या बात करते हो यार तुम लोग, इतने के लिए टेंशन में आ गए भाई? क्या
कैसे ये दिखा 170 में नहीं, यही तो आएगा बैलेंसिंग फिगर, यहीं से तो भेजा है। चेक कर ले भाई, तेरे सामने कैलकुलेशन है। मैंने बोला था शायद शायद, अच्छा शायद इसको छोड़कर जरा डिफरेंस निकाल दो, कर लेने दो, कोई बात नहीं, उसको भी ट्राई कर लेने दो, हो सकता है। मेरे बच्चे सुनो, सुनो ध्यान से, वहां एक्सपेंसेस उसने 10,000 एक्स्ट्रा लिए हैं, ये अज्यूम करते हुए कि ब्रांच ने एक्सपेंस किए हैं। एक बात बताओ, अगर ऐसा पॉइंट लिखा है तब तो हम मानेंगे, ठीक है ना। Branch makes both cash and credit sale. Branch expenses are met partly from head office. Hint दिया, तो इसलिए अजम्पशन लिया है। मैंने पहले भी बोला था अजम्पशन देख लो। अब अगर यहाँ अजम्पशन जाओगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक हिंट मिला है, दैट्स व्हाई वी आर चेंजिंग आवर आंसर। अगर ये नहीं होता, सुनो सुनो ध्यान से समझो, अगर ये लाइन मैं काट दूं अगर थोड़ी देर के लिए, तो क्या इनका आंसर गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही है। क्या दिक्कत है? 10,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। अब मैं डिस्काउंट का जंक्शन लूं, तुम एक्सपेंस का जंक्शन लो, दोनों में से कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर ये लाइन क्लियरली यहाँ विजिबल है, ध्यान से देखो, और अच्छा ही है, बल्कि हमने गलती करी, गलती नहीं करते तो हम लोग शायद इस कंसेप्ट को इग्नोर करके चले जाते। तो अच्छी बात है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिस रीड किया, क्योंकि रीड नहीं किया पैराग्राफ सोच के, हमने काम की चीज यहाँ तक रीड करी ये सोचकर कि बाकी फालतू चीज लिखी है, लेकिन यहाँ काम की चीज मिल गई एक, और अच्छा हुआ गलत किया, अगर अदरवाइज स्किप हो सकता था। स्किप तो नहीं होता किसी भी कीमत पे, कहीं ना कहीं दोबारा पढ़ता जरूर। तो देखो ध्यान से, पार्टली अगर हेड ऑफिस पे करता है, इसका मतलब बाकी खर्चे ब्रांच खुद पेमेंट करता है, समझो ध्यान से। फिर आपको इस अकाउंट को बैलेंस पहले नहीं करना, पहले किसको बैलेंस करना है? इस अकाउंट को बैलेंस करना है, ठीक है। तो जब इस अकाउंट को आप बैलेंस करोगे मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, इस अकाउंट को बैलेंस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 171 आ जाएगा। तो सर अगर पहले वाले तरीके से जाते तो क्या गलत था? नहीं गलत था, अगर वो लाइन नहीं होती तो। अगर ऐसा कुछ लिखा तो इसको पहले बैलेंस कर लेंगे, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कुछ गड़बड़ नहीं है, टेंशन मत लो बस, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, यहाँ से है। और तुम जो कह रहे थे ना वो गलत, बैलेंस बैलेंस गलत नहीं निकाला है, वो अजम्पशन लिया है, बस यही समझो, ठीक है। और यहाँ पे जब 71 आ जाएगा तो ये बैलेंसिंग फिगर से नहीं आया, ये कहां से आया? डेटर से। सर कोई सीक्वेंस, सीक्वेंस कुछ नहीं होता बैलेंसिंग का, ये याद रखना, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई वो बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे बाई ब्रांच एक्सपेंसेस, जिसको मैं 22 भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, बट अलग से लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे को क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये मानते हुए कि ये मैंने कहां से उठाया है? बैलेंसिंग फिगर से। आप समझ में आई बात? ठीक है दोस्त, क्लियर है? द implication of this particular line, only this line is giving you that much pain, only this line, के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, चारों अकाउंट बैलेंस हो गए। अब किसका नंबर है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का, एज आई टोल्ड यू, ब्रांच। अब ऊपर के अकाउंट से केवल ट्रांसफर लेंगे हम, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? लोडिंग को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है सर, सबसे पहले लोडिंग कहां लगी थी? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो यहां से उठा लेंगे, ठीक है। यहां से कैलकुलेट करो या यहां से उठा लो, बात तो एक ही है। तो यहां पे ले आता हूं, सबसे पहले ध्यान से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग कितना था बेटा? 5,000, वो निकल जाएगा। फिर बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच से आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा? 40,000 ऊपर से। और देखो ये जो तुम्हारे स्टॉक अकाउंट में 2,000 का डिफरेंस आ रहा था शायद, देखो ये आ रहा था, ये सही है गलत है आप चेक कर लेना एक बार। अगर आ रहा है तो भी इधर आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कितना बेटा? 2,000। मुझे लगता क्लियर है, पक्का? और बोलो क्या था, और कुछ था?
क्लोजिंग स्टॉक था तो इधर लिख देंगे टू बैलेंस। देखो बैलेंस कैसे लिखा जाता है, कैरी इट डाउन कितना 8000, 8000 48,000 पे 8000 आया था, और जो भी आ गया इसको क्या नाम दे देना, ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर में बताओ कितना आया, 39,000। अब किसकी बारी है बेटा, पीएनएल की। इधर देखो ब्रांच पीएनएल अकाउंट, ब्रांच पीएनएल अकाउंट, ध्यान से देखो पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं टेंशन वाली बात होगी। लास्ट में तुम जाके अपने आप स्पीड पकड़ लोगे अगर दो तीन काम ये हो गए तो। देखो ग्रॉस प्रॉफिट को उठा लाए बाय, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेंगे, बोलो कितना 39,000, ठीक है। बैड डेट्स क्वेश्चन में दिया था, आप क्वेश्चन से उठा सकते हो या आप अकाउंट बनाए वहां से उठा सकते हो। बैड डेट्स बैड डेट्स कितना था बेटा, बैड डेट्स आ जाएगा 750। नेक्स्ट, डिस्काउंट था क्वेश्चन में, नहीं था, डिस्काउंट नहीं था। एक्सपेंस था, हाँ एक्सपेंस 22,000 का था, याद है 22,000 कैसे। अब वहां पे देख लेना आप कैश अकाउंट में, 22,000 का खर्चा था, लिख दिया। और बोलो, और कुछ, कुछ नहीं पक्का, सोच लो। क्वेश्चन देख लो एक बार, ये रहा, ये अकाउंट है, ये देख लो एक बार, कहीं कोई नॉमिनल अकाउंट दिख रहा हो, नहीं है ना, पक्का देख लो भाई सामने है। मतलब बैलेंसिंग फिगर उठाओ, पीएनएल आ गया 16। आपका पिछले वाले मेथड में कितना आया था, सेम था, अलग नहीं आना है आंसर, ठीक है ये है। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें इतना सारा काम है, तो मेथड इसमें दिमाग भी तो कम लग रहा है, दिमाग भी तो कम लग रहा है, बस ट्रांसफर ट्रांसफर खेल रहे हैं मैक्सिमम टाइम तो। गिनती का इस मेथड में एक यूनिफॉर्म कंसेप्ट चलता है, बड़ा क्वेश्चन आया छोटा क्वेश्चन आया ऐसा ही कंसेप्ट चलता है, एक जैसे लिखना रहता है, ठीक है ना, पक्का। और बाकी मेथड्स में टेक्निकलिटी थोड़ी होती है। ये स्टॉक एंड डेटर मेथड था, कंसेप्ट इसका भी हो गया सर, बोलो। कायदे से अगर मैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, थर्ड तो पूरी तरीके से हो गया, थर्ड ए और थर्ड बी भी हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने, ठीक है। फालतू काम करा, खाली मेहनत वाला काम है, कुछ ज्यादा नहीं है, करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, जस्ट अ सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ, फिफ्थ देख लेते हैं। गुड सर, ये है अदर इन्फो, ये आप ट्रेडिंग पीएनएल में बोला है, इसने बोला तो नहीं मेथड ना इसमें, बोलो। इस मेथड में कहीं आपको ट्रेडिंग पीएनएल तो बोला नहीं है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बोलो कोई भी मेथड, विच एवर इज इजियर। हाँ प्रॉफिट अर्न निकालने के लिए क्या करोगे, कोई भी मेथड फॉलो कर लो, तीनों में से कोई भी, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता तो तीनों में से कोई भी मेथड जो सुटेबल लगता है। सो आई सजेस्ट यू कि डेटर्स मेथड यूज करो, ये सबसे इजी पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन देखो बहुत कम लिखनी पड़ेगी तुम्हारा। ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखोगे मेरे भाई, स्टॉक, वो लोडिंग हटा के और लोडिंग रिवर्स करके, सॉरी, एंड गुड सेंड टू ब्रांच, ये आ जाएगा, इसको भी लोडिंग रिवर्स कर दोगे। सेल्स हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, एक्सपेंसेस देख लेंगे। अब ऊपर कोई ओपनिंग बैलेंस और नहीं था तो हम ये मान लेंगे 12 लाख रुपए का कलेक्शन हो गया, इसमें से 45,000 का उसने खर्चा कर दिया, बैलेंस कितना आया 1155, वो तुम्हें रेमिटेंस में दे दिया, ठीक है। बोलो क्लोजिंग स्टॉक है कुछ, बोलो, निकालेंगे इन्फॉर्मेशन फिर, यानी एक अकाउंट छोटा सा बना सकते हैं, या वर्किंग नोट में स्टॉक का बैलेंस ही आएगा, डेटर तो बच नहीं रहा है, स्टॉक का बैलेंस कैसे आएगा सर, ये है, बोलो, ये रिसीव हुआ, ये भी इनवॉइस प्राइस, ये भी इनवॉइस प्राइस,
सेल्स का यहां से आप देखो वैल्यू निकाल लो, इनवॉइस प्राइस कितना है, सिंपल दिख रहा है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हटा के सेल्स को इनवॉइस प्राइस पे ले आओ, उसके बाद वो वैल्यू माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, सुनो कैसे आएगा देखो ना यार। अगर मैं कॉस्ट को मान लू 100 रुपए, कॉस्ट कितना मान लू, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया 120, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 150 ना। अब आपको ये 12 लाख कितने की वैल्यू दिख रही है, आपको कितने पे ले जाना है। तो भाई एक बात बताओ, इस 12 लाख को 150 से डिवाइड करके 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू नहीं आ जाएगा इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आया 960। तो 960, एक बात बताओ, तुम्हारे पास 11 लाख, 13 लाख 20 हजार, 13 लाख 20 हजार में से 960 का गुड्स बिक गया, कितना बचा बता 360। ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, सिंपल है। तो डेटर्स मेथड ज्यादा कन्वीनियंट है। स्टॉक एंड डेटर में इतना अकाउंट बनाना क्यों बनाने जाएंगे, इतना सारा छोटा सा तो क्वेश्चन है यार। ट्रेडिंग पीएनएल में जाओगे तब वो भी इजी है। अगर अभी तक ट्रेडिंग पीएनएल नहीं पढ़ा तो ट्रेडिंग पीएनएल और इजी है। और इजी क्यों है, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल अभी तक पढ़ा नहीं, इसलिए बोल रहा था दो मेथड में से कौन सा इजी पड़ेगा, डेटर्स। ट्रेडिंग पीएनएल में इजी क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक, बोलो, ये डेबिट में गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये क्रेडिट में बाई सेल्स, डेबिट में एक्सपेंसेस, बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट। बस उसके बाद क्या करना है सर, एक जनरल पीएनएल बनाना है जिसमें लोडिंग हटाना है और कॉस्ट पे लेके आना। देखो इसने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया है ना, ये प्रॉफिट सही प्रॉफिट नहीं है, ये इसमें भी लोडिंग है, इसमें भी लोडिंग है, इसमें भी लोडिंग है, ये प्रॉफिट सही प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट सही वाला कौन सा है, एक से नहीं निकाला ना, ये सही प्रॉफिट है क्या, ये एक मत जान पे बोलो, नहीं है ना। ये प्रॉफिट ओवर एंड अबव किस पे है, इनवॉइस प्राइस है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है बेटा, ठीक है ना। प्रॉफिट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, सीधी बात है, और क्या भाई आप समझो ना यार, कि इसमें भी लोडिंग है, इसमें भी लोडिंग है, जरा इन दोनों की लोडिंग निकालना। 20-20% इंक्लूडेड है, तो ये आ जाएगा कितना 220, हाँ अच्छा 667 आ रहा है। और नेक्स्ट वाले का 11 लाख डिवाइडेड बाय 18333, ये आ जाएगा, बोलो टोटल कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जुड़ेगा इसमें, क्या हो जाएगा, आराम से बराबर हो जाएगा दोनों। नहीं मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको, मैं पहले ये निकाल लूं पहले। ये आ गया कितना है बेटा, ये 1 लाख 2 लाख 20 हजार, ये हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग कितना है ये बता, इस पे 3660 पे 60 हजार, बोलो। तो कायदे से देखा जाए, कायदे से क्या होना चाहिए था, हमारा ये 220 इसमें प्लस होना चाहिए था और 60 माइनस होना चाहिए था, कितना हो जाएगा, ये 195 प्लस 220 माइनस 60,000, दैट इज योर प्रॉफिट, दैट इज योर प्रॉफिट। बस क्वेश्चन है इस तरह, इसलिए ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन नहीं बना रहा, मैं बता दूं आपको, सॉल्यूशन नहीं बना रहा, मैं क्वेश्चन का आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, आपसे मांगता है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, आपसे मांगता है फाइंड आउट द प्रॉफिट, तो आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन यहां पूछा है फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्न्ड बाय, इसलिए इनका ये क्वेश्चन क्या है, सफिशिएंट, सही तो नहीं बोल, सफिशिएंट है आंसर, सफिशिएंट है। अगर आप 2 कदम आगे चले जाओगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आपको यहाँ क्लैरिटी के लिए बीइंग ऑब्वियसली आपको एग्जाम इंस्टीट्यूट को खुद करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन, यहाँ देना चाहिए ताकि अगर ब्रांच है, अगर टोटल प्रॉफिट देखोगे तो ये आएगा कितना 355, वो कैसे आएगा वो आपको बता रहा। तो अगर आपको केवल ब्रांच का प्रॉफिट देखा जाए टू बी वेरी स्पेसिफिक तो 195 कमाया है, लेकिन हेड ऑफिस ने पूरा प्रॉफिट कितना कमाया ब्रांच से 355, ठीक है इतना। और लोडिंग जो है वो तीनों लोडिंग देखो, आपको क्या बोलता है, ब्रांच स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो क्लोजिंग वाला तो इतना ही है भाई साहब, क्लोजिंग वाला कितना है, इतना ही है क्लोजिंग वाला, तो वो 60,000 ही है, उससे ज्यादा तो नहीं है, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
बोलो। और वर्किंग नोट में देखो, वर्किंग नोट बड़ा सा है और दूसरा आंसर छोटा सा है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आप ट्राई भी कर सकते हो अपने एंड पे, आपकी इच्छा है। ये ट्राई करके आना घर से, ये वाला सिक्स्थ करके आना, ठीक है। दिक्कत आएगी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, सिक्स्थ करके आना आप लोग। सिक्स्थ के बाद टेंशन ना लो बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं पहुंचा दूंगा तुम्हारा एट्थ क्वेश्चन भी। सेवंथ क्वेश्चन में क्या था? ये एट्थ आ गया, सेवंथ कहाँ गया यार? ऊपर रहेगा, ये तो क्या खोज रहा हूँ, यही है। दिल्ली और लखनऊ, दिल्ली और लखनऊ क्या मांगना है इसमें? क्या मांगा है? दो ब्रांच। अब मांगा क्या है? दिल्ली हेड ऑफिस है शायद। हाँ, दिल्ली हेड ऑफिस है। मांगा क्या है इस क्वेश्चन में, ये बताओ ना यार। Prepare branch account in the books of head office and also prepare annuals, trading and P&L account। यानी दो मेथड है यार, दो मेथड है, देखो ध्यान से। आपको जब ब्रांच का अकाउंट बनाना है, दो मेथड नहीं, मेथड भाड़ में जाए, इसका केवल आपको क्या बनाना है? कौन सा मेथड? ये क्वेश्चन केवल डेटर्स मेथड का है। और जब आप बनाओगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल तो केवल और केवल ये ध्यान देना बस, इसके ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। मतलब आपको यहाँ पे एक सिंपल फाइनल अकाउंट बनाना है जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना है, किसका? हेड ऑफिस का। ब्रांच के ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूड करते हो, अगर ध्यान से देखो तो, देखो ध्यान से, ठीक है। तो जब ट्रेडिंग पीएनएल बनाओगे तो क्या करोगे? ये ट्रांजेक्शन ब्रांच वाले अलग हो जाएंगे, यानी ब्रांच डेटर्स मेथड से लखनऊ ब्रांच अकाउंट बन जाएगा, लखनऊ ब्रांच अकाउंट बन जाएगा, सिंपल है ये क्वेश्चन। और जब ट्रेडिंग पीएनएल बनाओगे तो इसका खुद का फाइनल अकाउंट मांग रहा है यार, उसमें ब्रांच को इंक्लूड नहीं करना। लास्ट में बस क्या, बस ब्रांच का प्रॉफिट उठा लो, आया होगा ये प्रॉफिट लास्ट में जो आएगा बस वही उठा लो, ठीक है। यानी ब्रांच के ट्रांजेक्शन को मतलब नहीं है, समझे कि नहीं समझे क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि हमें ब्रांच के लिए कुछ नहीं करना, ब्रांच का आपको अलग अकाउंट बना दो। यानी मेथड, आपका ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन कौन सा है ये बताओ? केवल यही क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन केवल ब्रांच अकाउंट का, ये केवल ब्रांच अकाउंट है। बाकी ये क्वेश्चन क्या है? ये ये 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, विदाउट एडजस्टमेंट। थोड़ा बहुत है एडजस्टमेंट, वो ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो आई होप यू विल डू दैट क्वेश्चन, ये आराम से करके आओगे। नहीं आएगा डोंट वरी, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया? देखो 8 के आगे तो मुझे कराना ही है, जैसा कि बच्चों ने बोला सर 8 और उसके आगे सारे क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। बट अब आपको मैं बता देता हूँ, हाँ मैं सारे करा दूंगा, चिंता मत। आपको कौन कौन सा इसके पहले का नहीं करना, ट्रेडिंग वाला जो बोला होगा वो नहीं करना। एंड सेकेंड क्वेश्चन यू कैन स्किप, सेकेंड क्वेश्चन यू कैन स्किप, बट अगर कर लेते हो तो आपकी इच्छा है। दो मेथड तो हो ही जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कौन कौन से मेथड लग जाएंगे? डेटर और स्टॉक एंड डेटर, ट्रेडिंग पीएनएल मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं अभी उसको स्किप करने को बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड में अगर आप चाहो तो दो मेथड का काम करके आ जाओ, ट्रेडिंग पीएनएल छोड़ देना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैंने करा दिया पूरा पूरा, ए बी दोनों। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था? फोर्थ क्वेश्चन क्या था? ये अभी आप स्किप कर दो, नेक्स्ट क्लास ये मैं ये भी करा दूंगा। तो कायदे से आपको फोर्थ क्वेश्चन पूरी तरीके से स्किप करना है। सेकेंड क्वेश्चन का आप दो पार्ट कर सकते हो, थर्ड पार्ट आपको स्किप कर देना, ट्रेडिंग पीएनएल वाला। फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में क्या बोला? फिफ्थ क्वेश्चन ट्रेडिंग पीएनएल का स्किप कर दो, कोई नहीं, आप नेक्स्ट क्लास की बात कर देना, अगर करना चाहो तो आपकी इच्छा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या था? करना है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है, करना है। सेवेंथ क्वेश्चन करना है, कंप्लीट करना है, बस इतना काम करके नेक्स्ट क्लास में आई विल कंप्लीट अराउंड 90% ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि कल का नो आइडिया शेड्यूल में शायद ना होगा, ठीक है ना। डोंट वरी, ये नेक्स्ट क्लास में जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में सुन लो, नेक्स्ट क्लास में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन करा दूंगा। हो सकता है कि 11th 12th 13 14 में से एक दो क्वेश्चन रह जाए जो उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास, तो अब जो दो क्लास आगे होंगी ना वो आपके ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसमें, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा 8वें के बाद जितना क्वेश्चन, कितने 8 के बाद कितने तक है? 14 तक है, तो 13 14 जो भी है
14 तक है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे कराऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि है इसमें यूनिकनेस है, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस का, उनकी गलती नहीं कि मैं तो सोच रहा था इजी क्वेश्चंस होंगे, फिर भी बच्चे अटक रहे हैं तो कुछ गड़बड़ था, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में कुछ यूनिक एडजस्टमेंट है जिनके बारे में डिस्कशन कर रही है, ठीक है। चले, आज इतने पे रोकते हैं, डन। बेसिक और प्लस कुछ क्वेश्चंस के साथ हमने कंप्लीट कर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास।